मैं एक 5000 साल पुराना सेक्ट पेट्रियार्क हूं और मैं पहली बार शादी कर रहा था, वो भी एक 18 साल की जवान लड़की से। जिसे मैं अपनी रखैल बनाना चाहता था। सबने मेरा मजाक उड़ाया कि एक बुढ़ा जवान लड़की पर डोरे डाल रहा है, लेकिन सिर्फ मुझे पता था कि असल में मैं कौन हूं, एक बिग विलन। पिछले जन्म में येतियन संप्रदाय का पूर्वज होने के नाते अपने तथाकथित रुतबे और शिष्टाचार के चक्कर में मैंने येफेन नाम के उस लड़के को 3 साल का समय दे दिया था, और नतीजा, उस लड़के ने अपने मेन कैरेक्टर वाले चीट्स इस्तेमाल करके मेरे सारे अवसर और किस्मत छीन ली। मेरी शिष्या के साथ सोया और अंत में मेरी आत्मा को निकालकर 10,000 सालों तक दीपक की तरह जलाए रखा। लेकिन इस जन्म में मैं वापस आ गया हूं और इस बार मेरे पास एक विलन सिस्टम है। मुझे जिंदा रहने के लिए बस एक ही काम करना है, उस प्रोटैगोनिस्ट की किस्मत और अवसर छीनने हैं। मेरे सामने वो ये फान अपनी शादी के मंडप में खड़े दिया था। मैंने मन ही मन एक ठंडी मुस्कान के साथ सोचा, विलेन ज्यादा बकवास करने से मरते हैं, और उससे भी ज्यादा इसलिए मरते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से क्रूर नहीं होते। अगले ही पल मैं सीधा उस शादी के बीचों बीच प्रकट हुआ। ये शादी आज से मेरी है। मेरी आवाज कोई बहुत तेज नहीं थी, लेकिन वो हर किसी के दिल में किसी धमाके की तरह गूंज उठी। ये फान को उसी वक्त लगा जैसे एक भयानक और खौफनाक आभा ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी एक एक हड्डी से कड़े कदाने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन फिर भी उसने दांत पीसते हुए खुद को संभाला। उसकी आंखें लाल थीं और वो खूंखार नजरों से मुझे घूर रहा था। तुम हो कौन? आज मेरी और चूली की शादी का दिन है। तुम्हारी ये हरकत, तुम मुझे, ये फान को कुछ समझते भी हो या नहीं? वो दहादते हुए बोला। स्क्रिप्ट के हिसाब से उसे अभी अपने अदम्य साहस और कभी हार न मानने वाले इरादे का प्रदर्शन करना चाहिए था। इसके बाद उसकी अंगूठी में छुपे उस बूढ़े आदमी की आत्मा को उसे अपनी ताकत उधार देनी चाहिए थी, ताकि वो थोड़ा दिखावा करके वहां से भाग सके। लेकिन मैंने नियमों और उस घिसी पिटी स्क्रिप्ट के हिसाब से खेलने से साफ इनकार कर दिया। अचानक मैं अपनी जगह से गायब हुआ और बिना उसे कोई मौका दिए मैंने उस पर लगातार अनगिनत मुक्के बरसा दिए। ये फान को तो रिएक्ट करने तक का समय नहीं मिला। वो एक तोप के गोले की तरह हवा में उड़ता हुआ गया और सीधा पीछे की दीवार में जाकर धंस गया। तुम्हारी औकात ही क्या है? मैंने अपना हाथ वापस खींचा और बड़ी नफरत से अपनी उंगलियों को रुमाल से पोंछा। जो फान! अंगूठी में छुपी वो बची खुची आत्मा अभी अपनी ताकत निकालकर अपने मास्टर को बचाने ही वाली थी कि तभी उसे अपनी आत्मा की गहराइयों से एक भयानक कंपी महसूस हुई। वो खौफ से कांप उठा। उसने देखा कि मेरी नजरें उस अंगूठी के आर पार जाकर सीधे उसे ही घूर रही थीं। एक संत की टूटी फूटी आत्मा, क्या यही है तुम्हारा असली सहारा? मैंने ठंडे स्वर में कहा। बूढ़े, अगर तुम अभी राख नहीं बनना चाहते तो बेहतर होगा कि चुपचाप अंदर ही दुबके रहो। वो बूढ़ा तुरंत खामोश हो गया। एक ही पल में उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से गायब हो गई, मानो वो कभी थी ही नहीं। उसे अंदर से यह महसूस हो रहा था कि मैं उसे बस एक चुटकी बजाकर मसल सकता था। फिर मैं घूमा और उस दुल्हन की तरफ देखा जो अभी भी अपनी जगह पर बुत बनी खड़ी थी। तिस्क, एक 9 येन मिस्टिक आइस बॉडी, और तुम इसे उस वेस्ट को सौंप रहे हो? सच में ये तो खजाने की बर्बादी है। मेरे अंदर रत्ती भर भी रहम या हमदर्दी नहीं थी। मैंने छू ली कि उस खूबसूरत चेहरे को अपनी उंगलियों से पकड़ डाला और उसे जबरदस्ती अपना चेहरा ऊपर उठाने पर मजबूर कर दिया। छोड़ दो मुझे। छूली की आवाज कांप रही थी। उसके दिल में खौफ और निराशा भर चुकी थी। क्या कल्टीवेशन की दुनिया इतनी ही क्रूर है? मेरे सामने उसका वो परिवार जिस पर उसे इतना नाज था, उसका वो तथाकथित जीनियस मंगेतर, सब के सब कागज की तरह कमजोर साबित हो रहे थे। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, मैंने एकदम बेपरवाह लहजे में कहा। या तो चुपचाप मेरे साथ चलो और मेरी कल्टीवेशन पार्टनर फर्नेस कॉल्ड्रन बन जाओ। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे छू परिवार की इज्जत और शान सलामत रहेगी, और मैं तुम्हें इमोर्टैलिटी का रास्ता दूंगा। या फिर तुम उस कोधे के लिए अपनी पवित्रता बचाकर रखो। फिर मैं अभी तुम्हारे छू परिवार के हर एक इंसान को मौत के घाट उतार दूंगा और तुम्हें ले जाकर एक कॉप्स गोस्ट बना दूंगा। छूली की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसने मेरी उन आंखों में देखा जिनमें कोई भावना नहीं थी, कोई रंग नहीं था, और वो समझ गई कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके गालों पर आंसुओं की 2 धार बह निकली। कांपते हुए होंठों से उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, समझदार लड़की। मैं तसल्ली से मुस्कुराया। मैंने अपना बंधा सा हाथ उसके चारों तरफ लपेटा, उसे उठाया और हवा में उड्रेज गया। डिंग! अवसर छीनने में सफलता। नायिका छूली का अपहरण हुआ। आपको 2000 लक पॉइंट्स मिलते हैं। होस्ट की कल्टीवेशन सीमा टूट रही है।
आप जल्द ही ब्रेक थ्रू प्राप्त करेंगे। ये त्यान संप्रदाय, आदेश सुनो। मैं 9 ड्रैगन्स द्वारा खींचे जाने वाले अपने शाही रथ पर खड़ी डर रहा था और नीचे खौफ से कांपते हुए लोगों को देख रहा था। मेरी आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। आज से छू परिवार मेरे ये त्यान संप्रदाय की सुरक्षा में है। और जहां तक उस कुड्ढे की बात है, मेरी नजरें मलबे में पड्ढे उस ये फान पर गईं और मेरी आंखों में एक गहरी खतरनाक चमक आ गई। अगर मैं अभी उसे मार दूं तो मुझे बहुत कम लक पॉइंट्स मिलेंगे और स्वर्ग का नियम हेवनली डाउ विल भी मुझ पर पलटवार कर सकता है। बेहतर होगा कि इसे सुअर की तरह पाला जाए और फिर आराम से काटा जाए। 30 साल नदी के इस पार, 30 साल नदी के उस पार, 30 years ईस्ट ऑफ द रिवर, 30 years वेस्ट ऑफ द रिवर। देखते हैं ये लेड डच का कौन सा तूफान खद्दा कर पाता है। उन 9 काले ड्रैगनों ने एक भयानक दहाड़ मारी और पलक झपकते ही हम उन खून जैसे लाल बादलों में गायब हो गए। पीछे छूट गया तो बस वो तबाह हुआ छू परिवार और वो ये फान जिसके चेहरे पर खून था और जिसके नाखून गुस्से से मिट्टी में गड्ढे हुए थे। ये दिंग त्यान, मैं ये फान कसम खाता हूं कि इस जन्म में तुम्हें जरूर मारूंगा। है वो दहाड़ रहा था, लेकिन उसकी अंगूठी में बैठा वो लियू नाम का बूढ़ा एकदम खामोश था, क्योंकि उसने अभी अभी महसूस किया था कि ये फान के अंदर जो किस्मत, लक, डेस्टिनी पहले सूरज की तरह चमक रही थी, वो उस एक पल में भयानक रूप से फीकी पड़ी एच गई थी। ये त्यान संप्रदाय हॉल ऑफ लॉन्जेविटी के अंदर एक विशाल कोल्ड जेड के बिस्तर पर, छूली के काले बाल उस पूरे बिस्तर पर बिखरे हुए थे। उसके हाथों ने चादर को इतनी कसकर झकद्दा हुआ था कि उसके पोर सफेद पड्डे डच गए थे। उसकी नजरें एकदम खाली थीं और वो ऊपर उस अंधेरी छत को ऐसे घूर रही थी मानो उसकी आत्मा ही निकल गई हो। क्या अब भी उस कूढ़े के बारे में सोच रही हो? वो तभी कदमों की एक भारी और शांत आवाज गूंजी। मैंने एक ढीला ढाला सफेद चोगा पहना हुआ था और मैं कमरे के अंदर आ रहा था। छूली का शरीर अचानक से सिकुड़ डैच गया। उसने अपने होंठ दांतों तले दबा लिए, लेकिन एक शब्द नहीं कहा। मैं हल्का सा हंसा। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैंने स्पिरिट वाइन के 2 गिलास भरे। ये 10,000 साल पुराने स्टैलेक्टाइट मिल्क से बनी सबसे बेहतरीन वाइन थी। एक आम इंसान अगर इसकी एक घूंट भी पी ले तो उसकी उम्र 100 साल बढ़ जाए, और कोई कल्टीवेटर पिए तो ये 10 साल की कड़ी तपस्या के बराबर थी। जो वो कूदा तुम्हें नहीं दे सकता, वो मैं तुम्हें दे सकता हूं। मुझे नहीं चाहिए। छूली का सब्र आखिरकार टूट गया। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे और वो मुझे घूरते हुए बोली, तुम अपनी कल्टीवेशन की ताकत के बल पर एक आम लड्डेचकी को उठा लाए। इसमें कौन सी बहादुरी है? ये फान भले ही अभी तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन उसमें लगन है, उसमें टैलेंट है। वो अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। मैंने वाइन का गिलास उसके होंठों से लगा दिया। छोटी बच्ची, तुम बहुत नादान हो। इस दुनिया में टैलेंट और लगन, असीमित रिसोर्सेज और बैकग्राउंड के सामने 2 कौड़ी के होते हैं। ये कहते ही मैंने इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं की कि वो राजी है या नहीं। मैंने उसका जबरदा पकद्दा और जबरदस्ती वो गिलास, जिसमें बेशुमार आध्यात्मिक ऊर्जा भरी थी, उसके गले के नीचे उतार दिया। छूली बुरी तरह खांसने लगी, लेकिन वो वाइन गले के नीचे जाते ही पिघल गई। अगले ही पल उसे ये देखकर भयानक हैरानी हुई कि उसके शरीर में जो 9 यिन मिस्टिक आइस बॉडी के न जागने की वजह से कोल्ड पॉइजन जमा हो गया था, वो उस गर्म ऊर्जा के झटके से एक ही सेकंड में चकनाचूर हो गया। उसका फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का जो स्तर सालों से अटका हुआ था, वो किसी कागज की तरह फट गया। मिड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, पीक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट। सिर्फ एक गिलास वाइन की बदौलत उसने एक साथ 3 लेवल पार कर लिए और सीधे गोल्डन कोर के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। ताकत के इस तरह अचानक बढ़ने के एहसास ने छूली का दिमाग सुन्न कर दिया था। उसने छू परिवार में 10 साल तक उस ठंडे जहर का दर्द सहा था, और वो सारा संघर्ष इस डीमन द्वारा फेंके गए वाइन के एक गिलास के सामने कुछ भी नहीं था। कैसा लगा? मैंने वाइन का गिलास नीचे रखा और अपनी उंगलियों से उसके जलते हुए गालों को हल्के से छुआ। वो कूदा। वो तुम्हारी उस मिस्टिक आइस बॉडी का इस्तेमाल सिर्फ अपने शरीर की उस आग को दबाने के लिए करना चाहता था। वो तुम्हें एक दवा की तरह इस्तेमाल करके फेंक देना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें एक असली एम्प्रेस बनाना चाहता हूं। तुम झूठ बोल रहे हो। छूली की नजरें अब धुंधली होने लगी थीं। उस ड्रंकन इमोर्टल वाइन का असर सिर्फ कल्टीवेशन बढ़ाना नहीं था, बल्कि इसके कुछ खास प्रभाव भी थे। मैंने और कोई बकवास नहीं की। सिस्टम यिन यांग केओस सेक्रेट बॉडी मोड। अगले ही पल मेरे शरीर से एक काले और सफेद रंग का रहस्यमय प्रकाश फूटा, जो एक वॉर्टेक्स में बदल गया और हम दोनों को उसमें पूरी तरह से लपेट लिया। अगर तुम विरोध नहीं कर सकती तो मजे लेने की कोशिश करो।
तुम्हें पता चलेगा कि उस प्रोटैगोनिस्ट के साथ रहने से कहीं ज्यादा मजा एक विलेन के साथ रहने में है। 3 घंटे बाद हॉल ऑन एफ लॉन्गविटी के बाहर सफेद कपद्धों में लिपटी एक लड़की चुपचाप खड़ी थी। ये कोई और नहीं बल्कि मेरी इकलौती और सबसे खास शिष्या सू रक्षु थी। वो उस बंद दरवाजे को ऐसे घूर रही थी मानो अपनी आंखों से उसमें छेद कर देगी। अंदर से आ रही आवाजें सुनकर उसके नाखून उसकी हथेलियों में इतने गहरे ढंस गए थे कि खून टपक कर नीचे बर्फ पर गिर रहा था। मास्टर, आखिर क्यों? सुरुशु की आंखों में एक पागलपन और भयंकर जलन थी। मास्टर ने ही उसे लाशों के ढेर से उठाया था। इन 10 सालों में उसने अपने मास्टर के लिए लोगों का खून किया, आग लगाई, उनके लिए इविल आर्ट सीखी, यहां तक कि अपने ही परिवार को भी मौत के घाट उतार दिया था, सिर्फ इसलिए कि मास्टर उससे खुश रहे। उसकी नजरों में मास्टर एक ऐसे भगवान थे जिन तक कोई पहुंच नहीं सकता था। वो दुनिया की गंदगी से दूर थे। उसे लगता था कि इस दुनिया में उसके सिवा कोई और औरत उनके लायक नहीं है। लेकिन आज मास्टर एक मामूली से परिवार की लड़की के लिए न सिर्फ खुद पहाड़ से नीचे गए बल्कि उसे किडनैप किया और अब पूरे 3 घंटे से वो उसके साथ अपने कमरे में हैं। वो चुड़ैल! सुरुशु की आंखों में खून उतर आया। तभी दरवाजा क्रैक की आवाज के साथ खुला। मैं बाहर आया। मैं बहुत ताजा और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा था। मेरी कल्टीवेशन अब पूरी तरह से डेइटी ट्रांसफॉर्मेशन के शुरुआती पीक पर आ चुकी थी। बल्कि मैं इसके मध्य मिड स्टेज को छूने ही वाला था। वहां खडेड्डी क्या कर रही हो? सुरुशु का शरीर कांप उठा। उसने तुरंत अपने चेहरे से सारी नफरत और गुस्सा गायब कर दिया और बर्फ पर घुटनों के बल गिर पड़ी। शिष्या मास्टर की रखवाली कर रही थी। मैं रुका। मैंने अपना सिर टेढ़ा किया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ इस यंडेरे जुनूनी पागलपन वाली शिष्या को देखा। मुझे अच्छे से पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ओरिजिनल कहानी में सुरुशु ने छूली से इतनी भयानक जलन रखी थी कि आखिर में वो नफरत में अंधी होकर मेरे खिलाफ ही हो गई थी और उसी वजह से ये फान को मौका मिल गया था। लेकिन इस बार मैं इस पागल कुत्ते को सुधारने वाला था। रखवाली, मुझे तो लग रहा है कि तुम किसी का कत्ल करना चाहती हो। मेरी आवाज एकदम ठंडी और सर्द हो गई। सुरुशु का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ डच गया। मुंह, मुझे माफ कर दें। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे बस ये लगा कि वो औरत आपके लायक नहीं है। कौन मेरे लायक है और कौन नहीं, ये मैं तय करूंगा। मैं उसके पास गया और हल्के से उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरे इस स्पर्श से उसका पूरा शरीर अकड़ गया। वो डर भी रही थी लेकिन उसे ये अच्छा भी लग रहा था। तुम्हें ये याद रखना चाहिए, तुम मेरी तलवार हो और एक तलवार में जज्बात नहीं होते, उसमें जलन की कोई जगह नहीं होती। अचानक मैंने उसकी बालों को जोर से मुट्ठी में जकड़ लिया और उसका सिर पीछे की तरफ खींच लिया जिससे उसे सीधे मेरी आंखों में देखना पड़ा। अंदर जो औरत है वो भी मेरे खेल का एक मोहरा है और अगर तुमने मेरे किसी भी फैसले पर रत्ती भर भी सवाल उठाने की जुर्रत की। मेरी आंखों में एक बैंगनी रंग की भयानक चमक, आई ऑफ केओस का खौफनाक दबाव था। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं मास्टर के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। कृपया मुझे सजा दें। सुरुशु का पूरा शरीर कांप रहा था लेकिन उसकी आंखों में जो मेरे लिए अंधा पागलपन और भक्ति थी वो और भी ज्यादा गहरी हो गई। यही थे उसके मास्टर, एक ताकतवर, खौफनाक और पूरी तरह से बेरहम मास्टर। ये बहुत अच्छे। मैंने उसे छोड़ दिया। जाओ, जाकर सेंट्रल डोमेन के लियू परिवार की गतिविधियों का पता लगाओ। वो कूडा ये फान भाग गया है तो पक्का वो अपने पुराने आशिक के पास ही जाएगा। हमें उसके लिए एक बहुत शानदार तोहफा तैयार करना है। जी मास्टर, सुरुशु ने आदेश माना और एक बैंगनी धुएं में बदलकर रात के अंधेरे में गायब हो गई। मैंने पीछे मुद्दकर कमरे के अंदर देखा। चूली अब तक होश में आ चुकी थी और बहुत ही अजीब नजरों से अपने हाथों को देख रही थी। अभी अभी उसे पता चला था कि वो सीधा गोल्डन कोर के 7वें लेवल पर पहुंच चुकी थी। रॉकेट की रफ्तार वाली इस तरक्की ने उसकी दुनिया को देखने का नजरिया ही पलट कर रख दिया था। मैं कमरे के अंदर गया। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अगर जाग गई हो तो खाली मत बैठो। मैंने उसके सामने एक बहुत पुरानी किताब फेंक दी। ये एक हेवन रैंक तकनीक, मिस्टिक आइस जेड मेडन आर्ट, तुम्हारे छू परिवार की उस टूटी फूटी येलो रैंक की तकनीक से 10,000 गुना बेहतर है। इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो। 3 दिन बाद तुम मेरे साथ एंसेस्ट्रल लैंड चलोगी। अगर तुमने इसे नहीं सीखा तो मैं 10,000 स्नेक केव में फेंक दूंगा। छूली उस दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक को अपने हाथों में पकड़ते हुए पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी। क्या एक विलेन की औरत होने का यही फायदा होता है? मैं छूली के सिर के ऊपर देख सकता था। उसका जो लख का ऑरा पहले हीरो वाला प्योर रेड रंग का था वो अब धीरे धीरे काले रंग में, यानी विलेन फैक्शन में बदल रहा था।
मेरे मन में एक ठंडी मुस्कान दौड़ा गई। दिल जीतना सबसे अच्छा तरीका है और सिर्फ शरीर पर कब्जा करना सबसे निचला स्तर। जब उसे इन सबसे बेहतरीन ताकतों और रिसोर्सेज की आदत पड़ेच जाएगी तो क्या वो कभी वापस जाकर उस गरीब और नाकारा ये फान के साथ धक्के खाना चाहेगी? बिल्कुल नहीं। ये फान, ये फान, तुम्हारी औरत, तुम्हारे अवसर, तुम्हारी किस्मत, सब कुछ अब मेरा है। मैं अपने हाथ पीछे बांधकर खड़ा हुआ और बाहर गिरती हुई बर्फ को देखने लगा। चूंकि मैं एक विलेन हूं तो मैं चाहता हूं कि ये पूरी दुनिया, ये सारे आयाम मेरी ही परछाई के खौफ में जिए। चिंगयन सिटी से 300 मील दूर एक सुनसान और खौफनाक मास ग्रेव। ये फान ने अचानक एक बहुत बड्ढा काला खून का थूक फेंका। उस खून में उसके अंदरूनी अंगों के टुकड़े भी शामिल थे। वो बड्ढी मुश्किल से अपने शरीर को ऊपर उठा पाया। उसका वो चेहरा जो कभी बहुत दृढ़ और पक्का दिखता था, वो अब किसी शैतान की तरह मुद्द चुका था। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ये सब नहीं मान सकता, वो एक फटी हुई और दर्दनाक आवाज में चिल्लाया। उसने अपनी मुट्ठी उस धूल भरी जमीन पर पूरी ताकत से मार दी। तभी उसके दिमाग में वही बूढ़ी आवाज फिर से गूंजी। उस आवाज में एक बहुत गहरी थकावट और लाचारी थी। ज्यूफान, अपने दिल को शांत करो। तुम्हारी मंडो हार्ट अभी बहुत अस्थिर है। तुम्हारे शरीर फायर पॉइजन और उस आदमी की वो भयानक ऊर्जा आपस में लड़ीच रही है। अगर तुमने अभी और गुस्सा किया तो फिर ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मास्टर, आप मुझसे शांत रहने को कैसे कह सकते हैं? ये फान ने झटके से अपना सिर ऊपर किया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मेरी मंगेतर को वो शैतान सबके सामने उठाकर ले गया। मेरी इज्जत को उसने अपने पैरों तले रौंद दिया। उसने पूरे शहर के सामने मेरी बेइज्जती की। अगर मैंने इसका बदला नहीं लिया तो मैं, ये फान, इंसान कहलाने लायक नहीं हूं। अंगूठी में बैठे एल्डर ल्यू ने एक गहरी सांस ली। वो कभी सेंट्रल जोंगजो के ल्यू परिवार का एक माइटी फिगर हुआ करता था। उसने बहुत से महान लोगों को गिरते और मरते देखा था, लेकिन उसने उस ये डिंगतियान जैसा भयानक और खौफनाक इंसान आज तक नहीं देखा था। उसकी सिर्फ एक नजर, उस एक नजर के दबाव ने एक संत की बची हुई आत्मा तक को कांपने पर मजबूर कर दिया था। वो ये डिंगतियान, उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ज्यूफान, मेरी बात मानो। कुछ समय के लिए साउदर्न रीजन छोड़ दो। वेयर देयर इज लाइफ देयर इज होप। नहीं, मैं नहीं जा सकता, ये फान ने दांत पीसते हुए कहा। उसने अपनी जेब से एक धुंधला सा जेड पेंडेंट निकाला। ये उसका और छूली के प्यार की निशानी थी। इस समय उस पेंडेंट से एक बहुत ही कमजोर सा जुड़ाव महसूस हो रहा था। छूली अभी भी मेरा इंतजार कर रही है। वो उस शैतान के चंगुल में है। उसका एक एक पल बहुत दर्दनाक होगा। उसने मेरे परिवार को बचाने के लिए खुद को कुर्बान किया है। मास्टर, आपको नहीं पता, लियर बाहर से भले ही ठंडी दिखती हो, लेकिन अंदर से वो बहुत भावनाओं वाली है। वो जरूर मेरा इंतजार कर रही होगी कि मैं आऊंगा और उसे बचाऊंगा। इस वक्त ये फान की खुद से कहानियां बनाने की क्षमता अपने चरम पर थी। उसे पूरा यकीन था कि चूली एक पीड़ित है और वो सिर्फ जुल्म सहकर उसे बचा रही है। ओल्ड लियो कुछ देर शांत रहा। आखिरकार वो ये फान की इस अंधी लडरडेच कपन वाली जिद के सामने झुक गया, या शायद उसे स्वर्ग हेवनली डाउ ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। खैर, अगर तुम इसी बात पर अड्डे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ इस पागलपन में शामिल हो जाता हूं, लेकिन हम वहां मरने नहीं जाएंगे। हमें इसके लिए एक बहुत पक्की स्ट्रेटेजी बनानी होगी। मास्टर, कृपया मुझे रास्ता दिखाइए, ये फान ने कहा, मानो उसे कोई डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। ये तियान संप्रदाय के पास एक बहुत मजबूत गार्डियन अरे है, लेकिन हर साल नए साल न्यू ईयर्स ईव पर जब वो लोग वहां की स्पिरिट वेन से आसमान की पूजा करते हैं तो उस अरे में एक यिन यंग पलटने की वजह से इंसेंस स्टिक जलने तक के समय के लिए एक दरार आती है। और वो रात आज रात ही है। ओल्ड ल्यू की आवाज अब बहुत गंभीर हो चुकी थी। तुम्हारे हाथ में जो वो टूटी हुई तलवार है वो एक एंशंट रेलिक है। इसके अंदर एक बाउंड्री ब्रेकिंग टेलिस्मन छुपा है। अगर तुम चुपके से संप्रदाय के पिछले पहाड़ पर जाकर उस एरे के मुख्य हिस्से को ढूंढ लो तो मैं तुम्हें उस बैरियर को कुछ समय के लिए तोड़ने में मदद कर सकता हूं। फिर तुम उस लड्डेचकी को वहां से निकाल लाना, लेकिन याद रखना मौका सिर्फ एक ही बार मिलेगा और जैसे ही काम हो जाए तुम्हें तुरंत सेंट्रल जोंगजो भागना होगा। उसी समय ये तियान संप्रदाय की लिंगयुन पीक के सबसे ऊपरी हिस्से पर यह पूरे सदर्न रीजन की सबसे बेहतरीन जगह थी जहां से पूरी दुनिया को देखा जा सकता था। मैंने एक काले और सुनहरे रंग का कोट पहना हुआ था और मैं बहुत ही आलस के साथ पर्पल सैंडलवुड की कुर्सी पर लेटा हुआ था। मैं अपने हाथ में दो बहुत ही चिकने शतरंज के मोहरे उछाल रहा था। मेरे सामने शतरंज की एक आधी अधूरी बिसात बिछी थी और मेरे पैरों के पास
सुरुशु बर्फ पर घुटनों के बल बैठी थी। वो बहुत ही सावधानी से एक स्पिरिट फ्रूट को छील रही थी। वो उसे इतनी धीरे और बारीकी से छील रही थी जैसे कि उसे डर हो कि कहीं फल का थोड़ा सा भी हिस्सा बर्बाद ना हो जाए। उसकी उंगलियां ठंड से लाल हो चुकी थीं। लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। मास्टर, जाल बिछा दिया गया है। सुरुशु ने अपने दोनों हाथों से वो छीला हुआ फल मुझे पेश किया। उसकी नजरें पागलों की तरह मेरे चेहरे को घूर रही थीं। जैसा आपने हुक्म दिया था, हमारे गार्डियन अरे की कमजोरी जानबूझकर उस आत्मा के सामने जाहिर कर दी गई है। इसके अलावा हॉल ऑफ लॉन्जेविटी तक जाने वाले सारे गुप्त पहरेदारों को भी हटा दिया गया है। मैंने अपना मुंह खोला और उस फल को खा लिया। मेरी उंगलियों ने गलती से सुरुशु की ठंडी हथेली को छू लिया, जिससे उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ डाट गई। बहुत अच्छा काम किया, मैंने फल को चबाते हुए कहा। उस मीठे और रसीले फल का रस मेरे मुंह में घुल गया। मैंने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ दी। मेरे सामने एक सेमी ट्रांसपेरेंट सिस्टम का पैनल खुल गया। डेस्टिनी मॉनिटरिंग, तियानमिंग जैनकोंग, टारगेट। ये फान वर्तमान स्थिति, गंभीर रूप से घायल, अत्यधिक उत्साहित, खुद की महानता की कहानियों में खोया हुआ, सेल्फ मूव्ड, डिल्यूजनल, वर्तमान स्थान किंगयुन शहर के बाहर एक टूटा फूटा मंदिर। वो ये त्यान संप्रदाय की तरफ बढ़ रहा है। छिपा ट्रम्प कार्ड, बैरियर तोड़ ढने वाला तावीज, खतरा कम। संत की आत्मा, खतरा मध्यम। नायक का भाग्य, जाओ जाओ ग्वंग हुआन, खतरा बहुत अधिक। अप्रत्याशित बदलाव हो सकते हैं। लूटने प्लंडर प्लान, इनवाइट द लॉर्ड इनटू द अर्न। मास्टर, मुझे एक बात समझ नहीं आती। सुरुशु ने बहुत हिम्मत करके पूछा। वो ये फान तो एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। आप उसके लिए इतना बड़ा नाटक क्यों कर रहे हैं? आप उसे एक ही थप्पड़ डीरच में मार सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा। मैं हल्का सा हंसा और शतरंज का वो मोहरा बिसात के एक कोने में रख दिया। क्या तुमने कभी किसी बिल्ली को चूहे का शिकार करते हुए देखा है? मैंने कहा, बिल्ली जब चूहे को खाती है तो वो पहले उसके साथ खेलना पसंद करती है। सीधे मार देने से ज्यादा मजा उसके साथ खेलने में आता है। मैं अपनी कुर्सी से खड़ेडी दियाचा हुआ और पहाड़दाच के किनारे पर जाकर नीचे बादलों के उस काले समंदर को देखने लगा। अगर मैं उसे अभी मार दूंगा तो वो एक ट्रेजिक हीरो बन जाएगा। स्वर्ग हेवनली डाओ मुझसे नफरत करेंगे और उसकी डेस्टिनी मुझ पर पलटवार करेगी। लेकिन अगर मैं उसे पूरी उम्मीद के साथ अंदर आने दूं और फिर वो देखे कि उसकी वो देवी जिसके लिए वो जान की बाजी लगा रहा है, वो मेरी रखैल बन चुकी है। जब उसका सबसे बड़ा और पूरी ताकत से किया गया हमला मेरे सामने बच्चों के खेल जैसा साबित होगा, सिर्फ तभी उसका दिमाग और उसका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। उसकी लक पूरी तरह बिखर जाएगी और वो मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन बनेगा। उस चूली की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? सुरुशु की आंखों में एक बार फिर जलन की एक चमक आ गई, लेकिन उसने तुरंत सिर झुकाकर जवाब दिया, मास्टर, वो औरत। उसके हालात में ढलने की रफ्तार बहुत खौफनाक है। जब उसने उस मिस्टिक आइस जेड मेडन आर्ट की ताकत को आजमाया और हमारे संप्रदाय के बेहतरीन संसाधनों का इस्तेमाल किया, तो अब उसे पूर्वज की औरत कहलाने में बहुत मजा आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले वो आज रात की दावत के लिए अपने कब्धे चुन रही थी। बहुत बढ़िया। मेरे होंठों पर एक भयानक और मजाकिया मुस्कान आ गई। असलियत बहुत ही खौफनाक होती है। ओरिजिनल कहानी में चूली ये फान के लिए अपनी जान देने को इसलिए तैयार थी क्योंकि वो दोनों ही समाज के सबसे निचले तबके से थे। वो दोनों बस एक दूसरे का सहारा थे। लेकिन अब जब उसने सबसे ऊपर खड्डे होने का स्वाद छक लिया है, जब उसने असली ताकत और दौलत देख ली है, तो कौन सी औरत वापस जाकर उस गरीब ये फान के साथ धक्के खाना चाहेगी? इंसान की फितरत इन इम्तिहानों में कभी पास नहीं हो सकती। आदेश दो। आज रात नए साल की पूर्व संध्या पर यह त्यान संप्रदाय में बहुत बड़ी दावत होगी। मैं अपनी प्यारी पत्नी के साथ आतिशबाजी देखूंगा। और हाँ, संप्रदाय की सुरक्षा को सबसे निचले स्तर पर कर दो। हमारे छोटे से चूहे के लिए एक खुला रास्ता छोड़ दे दो। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस वक्त वो लडच का जंगल में बैठकर पागलों की तरह खुश हो रहा था। वो अपने उस संत वाले गुरु की शान में कसीदे पारच रहा था कि वो कितने बुद्धिमान हैं। उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही उसने पिछले पहाड़ेठा में कदम रखा था, उसकी एक एक हरकत मेरी नजरों के सामने थी। वो बिना किसी रुकावट के सीधा हॉल ऑन एफ लॉन्गविटी के बाहर आ पहुंचा। मैंने कमरे के अंदर की सारी मोमबत्तियां जलाकर रखी हुई थीं, ताकि वो दरवाजे की दरार से सब कुछ एकदम साफ साफ देख सके। मैं बहुत ही आलस के साथ अपनी मुख्य कुर्सी पर लेटा हुआ था और मेरी बाहों में कौन था? वो ही जिसके लिए वो ये फान अपनी जान की बाजी लगाने आया था। उसका पहला प्यार, उसकी देवी चूली। इस वक्त चूली ने एक बहुत ही पतला और पारदर्शी कपड़ौधा पहना हुआ था और वो एक पालतू बिल्ली की तरह
मेरी बाहों में सिमटी हुई थी। वो अपने हाथों से अंगूर छीलकर मेरे मुंह में खिला रही थी और मुझसे पूछ रही थी, मीठे हैं ना? मैंने वो अंगूर निगला और उसकी उंगलियों को हल्के से अपने होंठों से छूते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जितने मीठे नहीं हैं, बस ये एक नजारा ही काफी था। बाहर खड्डे ये फान पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसके शरीर का सारा खून जम गया और अगले ही पल वो एक पागल भेदिये की तरह दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। उसने अपनी वो टूटी हुई तलवार उठाई। उसकी आंखें लाल थीं और वो दहाड़ते हुए मुझे जान से मारने की धमकियां देने लगा। कमरे के अंदर चल रहा संगीत और नाच गाना अचानक रुक गया, लेकिन वहां मौजूद किसी भी संगीतकार या नौकरानी के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। वो सब उस पागल को ऐसे देख रहे थे जैसे वो किसी मरे हुए इंसान को देख रहे हों। मैंने तो अपनी बैठने की पोजीशन तक नहीं बदली। मैंने बस आलस से अपनी आंखें ऊपर की, मेरी बाहों में लेटी छूली। पहले तो एक पल के लिए घबराई, लेकिन फिर उसके चेहरे पर सिर्फ शर्मिंदगी और गुस्सा रह गया। वो बेवकूफ अभी भी चिल्ला रहा था। वो कह रहा था कि वो उसे बचाने आया है, उसके मास्टर उसकी मदद करेंगे और वो लोग यहां से भाग जाएंगे। मैं जोर जोर से हंसने लगा। मैंने अपना सिर नीचे किया और बहुत ही मजाकिया अंदाज में अपनी बाहों में बैठी उस खूबसूरत औरत को देखा। मेरी प्यारी पत्नी। वो कह रहा है कि वो तुम्हें बचाना चाहता है। क्या तुम जाना चाहती हो? छूली ने एक नजर उस भिखारी की तरह लग रहे ये फान पर डाली और फिर मेरे चेहरे को देखा। वो तुरंत एकदम सीधी होकर बैठ गई। उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडी नफरत थी जो हड्डियों को जमा दे। उसने पागलों की तरह चीखते हुए ये फान से कहा, दफा हो जाओ यहां से। उसने कहा कि उसने भागने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उसके साथ जाने का मतलब था टूटे फूटे मंदिरों में रहना और अपनी जान बचाकर भागते फिरना। ये फान उसे वो सब कभी नहीं दे सकता था जो उसे चाहिए था। सिर्फ मैं, ये डिंगतियान ही उसे सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा सकता था और चू परिवार को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जा सकता था। सिर्फ इसी एक लाइन ने उस लड्डके की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उसके मुंह से उसी वक्त खून की एक धार फूट पड़ी। उसका पूरा शरीर लड़ खद्दाने लगा। मारने से ज्यादा भयानक होता है इंसान की रूह को मारना, और मैंने वही किया था। मैंने मुस्कुराते हुए तालियां बजाईं। खेल बहुत अच्छा था। अब सफाई का वक्त आ गया है। मैंने बस एक कदम बढ़ाया, जमीन जैसे सिकुड़ गई और मैं पलक झपकते ही ये फान के सामने आ खड़ा हुआ। मैंने उसकी उस अंगूठी की तरफ देखा जिसमें वो आत्मा छुपी हुई थी और ठंडे स्वर में कहा, ल्यू रुएन, क्या तुम अभी भी बाहर नहीं आओगी? अगर तुम बाहर नहीं आई तो तुम्हारा ये लाडला चेला आज सच में मर जाएगा। मेरी बात पूरी होते ही वो काली अंगूठी धमाके के साथ फट गई। एक बूढ़ी और पारदर्शी आत्मा हवा में प्रकट हुई। ये वही लियू रुयान थी। सामने आते ही उसने अपना रुतबा एकदम नीचे गिरा दिया। उसने कहा कि वो अपनी आधी आत्मा की ताकत मुझे देने को तैयार है, बस मैं उसके इस चेले की जान बख्श दूं। मैंने अपने दोनों हाथ पीछे बांधे। मेरी नजरें एकदम ठंडी और बेपरवाह थीं। मुझे मुआवजा दोगी? तुम्हारी औकात ही क्या है? मेरी सिर्फ एक लाइन ने उस संत के झूठे गुरूर के पड़खच्चे उठा दिए। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपनी आत्मा की बची खुची आग को भी जला दिया। उसने एक भयानक तकनीक, सोल बर्निंग आर्ट का इस्तेमाल किया। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर एक संत सेंट्सविल मेरे ऊपर छोड़ धा ताकि वो मेरे साथ ही खत्म हो जाए। उसकी उंगलियों के उस एक वार से आसपास की जगह टूटने लगी। वो भयानक रोशनी सीधी मेरे माथे की तरफ आ रही थी, लेकिन अफसोस मेरी नजरों में वो बहुत बहुत कमजोर थी। मैंने ना में अपना सिर हिलाया। अगर तुम अपनी जवानी के दिनों में पूरी ताकत में होती तो शायद मेरे 3 वार झेल पाती, लेकिन अब एक टूटी फूटी आत्मा के सहारे। मैंने कोई धर्मा ट्रेजर नहीं निकाला। मैंने बस अपना हाथ उठाया। मेरी हथेली में यिन और यांग की ऊर्जा घूमने लगी और पलक झपकते ही वो एक बहुत बड़े केओस ग्राइंडिंग डिस्क में बदल गई। ये वो शक्ति थी जो आसमान को निगल सकती थी और जमीन को खत्म कर सकती थी। संत का वो वार जैसे ही मेरी इस डिस्क से टकराया, वो पल भर में पीसकर गायब हो गया। उसकी ताकत का एक कतरा भी नहीं बचा। इम्पॉसिबल। लियू रुयान चीख पड़ी। एक सोल फॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर क्या उस केओस लॉस को कैसे काबू कर सकता है? इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने अपनी 5 उंगलियां बंद कर लीं। वो भंवर एक बहुत बड़े ऊर्जा के हाथ में बदल गया और उसने लियू रुयान को बहुत कसकर जकड़ लिया। उस केओस की ऊर्जा से उसकी आत्मा जलने लगी और वो बहुत भयानक तरीके से चीखने लगी। ये फान अपनी तलवार लेकर पागलों की तरह मुझे मारने दौड़ा, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी एक नजर से उसे दूर उड़ा दिया। उसकी हड्डियां टूट गईं और वो जमीन पर गिर पड़े था। जल्दी मत करो, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। मैंने सिस्टम का प्लंडर ऑप्शन चालू किया। पलक झपकते ही मैंने बर्निंग हेवन सेक्रेट टोम का आधा हिस्सा
और उस संत के सारे कल्टीवेशन के एक्सपीरियंसेस छीन लिए हो। मुझे 5000 लक पॉइंट्स मिले। लियो रुयान की आत्मा अब पूरी तरह से खत्म होने वाली थी। मैंने उसे उठाया और कूड़े की तरह वापस ये फान के ऊपर फेंक दिया। ले जा अपनी इस बेकार मास्टर को और निकल जा यहां से। ये फान ने अपनी फटी हुई आवाज में मुझसे पूछा कि मैं उसे मार क्यों नहीं रहा। मैं उसके ऊपर खड़ी डंडा हुआ और बहुत ही हिकारत से हंसते हुए बोला, तुम्हें मारना तो बहुत आसान है। आज नए साल की रात है। तुम्हारे किंगयुन शहर में तुम्हारा पूरा परिवार अपने पूर्वजों की पूजा कर रहा होगा ना। ये फान का पूरा शरीर किसी बर्फ की सिल्ली की तरह जम गया। वो पागलों की तरह चीखने लगा कि दुश्मनी में परिवार को शामिल नहीं किया जाता और ये सब कमजोरों के बहाने हैं। जडेडे से उखाड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, वरना वसंत के मौसम में वो फिर उगाते हैं। मैंने चुटकी बजाई। सुरुशु ने तुरंत शैडो मिरर बाहर निकाला। उस शीशे में ये परिवार के सारे लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे थे। मैंने हवा में अपना हाथ उठाया और उसे हल्के से नीचे की तरफ दबाया। उस शीशे के अंदर एक बहुत बड़ा खून से सना हुआ हाथ आसमान से नीचे गिरा। ये परिवार की वो पूरी हवेली, वहां खड्डे, वो सैकड़ों लोग, सब कुछ एक पल में राख में बदल गया। वहां सिर्फ एक बहुत बड़ा गड्ढा बचा था और शीशे में आखिरी चीज जो नजर आ रही थी वो आसमान में लिखे खून से लथपथ शब्द थे। ये परिवार का कत्ल ये फान की वजह से हुआ है। ये डिंगतियान हॉल ओनेफ लॉन्गविटी के अंदर ये फान चीख चीख कर रो रहा था। अपने पूरे परिवार को अपनी आंखों के सामने खत्म होता देख वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। मैं चलकर उसके पास गया और अपना पैर सीधा उसके सिर पर रख दिया। ये दर्द याद रखना, यही कमजोर होने की कीमत है। आज मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि तुम्हारी अभी मेरे हाथों मरने की औकात तक नहीं है। मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। जाओ, जाकर अपने लिए कोई नया और ताकतवर सहारा ढूंढो। मैं इंतजार करूंगा। जब तुम अपनी सारी उम्मीदें मेरे सामने लेकर आओगे तब मैं उन्हें एक एक करके कुचलूंगा। अगले ही पल मैंने ये फान और उसकी उस टूटी हुई अंगूठी को किसी फटे हुए बोरे की तरह लात मारकर कमरे से बाहर फेंक दिया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। वो संगीत बजाने वाले कांपते हुए हाथों से फिर से धुन बजाने लगे, लेकिन उनके सुर डर के मारे लड्ड खद्दा रहे थे। चूली का चेहरा सफेद पद्दर चुका था। मुझे हंसते हंसते लोगों का कत्लेआम करते देख ये फान के लिए उसके दिल में बची खुची आखिरी भावनाएं भी भयानक खौफ के नीचे कुचली जा चुकी थीं। उसने कांपते हुए हाथों से वाइन की बोतल उठाई और मेरा गिलास फिर से भरने लगी। मैंने गिलास लिया। उसके सिर के ऊपर जो लख का आभा मंडल था वो अब पूरी तरह से काला हो चुका था। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। आज से मुझे पूर्वज मत कहना, मुझे मास्टर कहना। दक्षिणी क्षेत्र अब पूरी तरह से मेरे कब्जे में था। वक्त बहुत तेजी से गुजर गया। 3 साल बीत चुके थे। इन 3 सालों में दक्षिणी क्षेत्र में अलग अलग गुटों की जो लड़ाई थी वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ एक ही नाम, ये तियन सेक्ट। जो मेरी बात मानेगा वो जिंदा रहेगा, जो मेरे खिलाफ जाएगा वो मारा जाएगा। सेंट्रल डोमेन और दक्षिणी क्षेत्र के बीच एक बहुत बड़ा शहर बसा हुआ था। यह शहर बादलों के ऊपर तैरता था और यह सेंट्रल डोमेन के लोगों ने एक बॉर्डर के तौर पर बनाया था। शहर की दीवारों के ऊपर सेंट्रल डोमेन के कुछ बहुत ही मशहूर जीनियसेस बैठे हुए थे। वो वाइन पी रहे थे और मेरा बहुत ही भयानक तरीके से मजाक उड़ेढ़ा रहे थे। वो हंसते हुए कह रहे थे, पहाड़ा पर कोई शेर ना हो तो बंदर भी खुद को राजा समझने लगता है। वो कह रहे थे कि मैं सोल फॉर्मेशन स्टेज का पूर्वज होने का दिखावा करता हूं, लेकिन जब मैं सेंट्रल डोमेन में आऊंगा तो मैं उनके शहर डिफेंस अरे तक नहीं तोड़ेच पाऊंगा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि उनके पालतू जानवर भी मुझे मेरी औकात याद दिला देंगे। सिर्फ काले कपड़े पहने हुए एक आदमी ने घबराकर उन्हें टोका। हमारे परिवार के बड्डों ने कहा है कि हमें सावधान रहना चाहिए। वो आदमी वैसा नहीं है जैसा लोग उसके बारे में अफवाहें उड़ाते हैं। लेकिन नीले कपड़े पहने हुए गोंगसुनसी ने जोर से ठाका लगाया। वो खड़ेडा हुआ और बादलों की तरफ इशारा करते हुए बोला, अगर वो यहां आने की जुर्रत भी करता है तो मैं उसे बताऊंगा कि आसमान के ऊपर भी एक आसमान होता है। उसके शब्द अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि अचानक उस शहर की पूरी दीवार बहुत भयानक तरीके से कांपने लगी। शहर का सुरक्षा चक्र अपने आप चालू हो गया। उन सबके चेहरे पीले पीड़ियच गए और उन्होंने तुरंत दक्षिण की तरफ आसमान में देखा। वहां वो साफ नीला आसमान एक खौफनाक और गहरे लाल रंग में पूरी तरह से छुप चुका था। नौ बहुत ही खौफनाक और चीर देने वाली ड्रैगनों की दहाड़ें गूंज उठी। दीवार पर खड़े वो जीनियस ऐसे कांप गए मानो किसी ने उनके सीने पर हथौड़ा मार दिया हो। उनमें से जो लड्डच की सबसे कमजोर थी उसने खून की उल्टी की और वहीं घुटनों के बल गिर पड़ी। गोंगजुनसी की पुतलियां से कूद गईं
वो उन लाल बादलों में से धीरे धीरे बाहर आ रही एक खौफनाक चीज को फटी आंखों से देख रहा था। वो 9 बहुत बड़े और पुराने डिमोनिक ड्रैगन्स के कंकाल थे। वो सैकड़ों मीटर लंबे थे और वो एक उड्डते हुए महल को खींच रहे थे जो खून से सने हुए जेड और हड्डियों से बना था। महल के सबसे आगे बाईं तरफ सुरुशु थी, जिसके अंदर से खौफनाक खून की प्यास छलक रही थी। दाईं तरफ छूली, जो अब मिस्टिक आइस एम्प्रेस बन चुकी थी और उसका चेहरा एकदम पत्थर की तरह ठंडा था। और मैं उस महल के सबसे अंदर बने सिंहासन पर बड़े आराम से बैठा हुआ था। मैंने अपनी वो खौफनाक ताकत जो दुनिया को खत्म कर सकती थी ऐसे ही खुली छोड़त रखी थी। ये सोल फॉर्मेशन स्टेज की ताकत नहीं है, नहीं, ये ग्रेट सेंट दाशंग का स्तर है। दक्षिणी क्षेत्र में एक ग्रेट सेंट कैसे हो सकता है? काले कपड्डे वाले आदमी की आवाज इतनी कांप रही थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। गोंगजुनसी अंदर से बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर हवा में उड़न भरी। उसने बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए सेंट्रल डोमेन के नियमों की दुहाई दी और मुझे अपने रथ से उतरकर तलाशी देने का हुक्म दिया। बकवास बंद करो, एक बहुत ही ठंडी और कठोर औरत की आवाज गूंजी। मैंने हमला नहीं किया, सुरुशु ने भी नहीं किया, यह हमला छूली ने किया था। उसने बस गोंगजुनसी की तरफ एक बार देखा, अपना हाथ उठाया और हवा में हल्के से दबा दिया। गोंगजुनसी के आसपास का सारा स्पेस वहीं का वहीं जम गया। वो सिर्फ एक छोटी सी चीख निकाल पाया और अगले ही पल उसका पूरा शरीर और नेसेंट सोल वहीं हवा में एक खून के बादल में बदलकर फट गई। शहर की दीवार पर खड्डे बाकी के सारे लोग पूरी तरह से सुन्न पड़ियच गए थे। वो घुटनों के बल गिर पद्दे और पागलों की तरह अपना सिर जमीन पर पटक पटक कर भीख मांगने लगे। मेरा महल एक पल के लिए भी नहीं रुका। वो सीधा सेंट्रल डोमेन के उस शहर के सुरक्षा चक्र से जाकर टकरा गया। वो रक्षा कवच जो सोल फॉर्मेशन के सबसे ऊंचे स्तर के हमलों को रोक सकता था, वो मेरे रथ की खून ब्लड ऑरा से टकराते ही ऐसे पिघल गया जैसे गर्म चाकू से मक्खन कटता है। उसमें एक बहुत बड़ा छेद हो गया। महल के अंदर से मेरी बहुत ही आलसी आवाज गूंजी, मेरा आदेश है, पूरे सेंट्रल डोमेन को बता दो, दक्षिणी क्षेत्र का ये दिंगतियन सेंट्रल डोमेन में आ चुका है। जो मेरी बात मानेगा वो बचेगा, जो मेरे खिलाफ जाएगा वो मरेगा। और हाँ, लियू, लिन और श्याओ परिवार के उन सारे पुराने खूसटों से कह देना अपनी गर्दन धोकर तैयार रखें, मेरी तलवार आ रही है। जब तक वो लाल बादल आसमान से पूरी तरह से गायब नहीं हो गए, शहर की दीवार पर खड़े वो लोग वहीं कांपते रहे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में दुनिया का सबसे गहरा खौफ था। सेंट्रल डोमेन का आसमान अब बदलने वाला था। मेरे महल के अंदर की शानो शौकत देखने लायक थी। मैं अपने सिंहासन पर आराम से टिका हुआ था और मेरे हाथ में खून जैसी लाल वाइन का गिलास था। 3 साल पहले के मुकाबले मेरी ताकत अब इतनी गहरी और खौफनाक हो चुकी थी कि कोई उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। सिस्टम, ये फान की लोकेशन बताओ। डेस्टिनी मॉनिटरिंग तुरंत मेरे सामने खुल गया। टारगेट, ये फान वर्तमान स्थिति ट्रेनिंग ले रहा है। उसकी लक 500 से बढ़कर 8000 पॉइंट हो चुकी है। वर्तमान स्थान सेंट्रल डोमेन के किनारे वानशू माउंटेन रेंज का बाहरी हिस्सा। आने वाले अपॉर्चुनिटीज, 3 दिन के अंदर उसे लॉन्जेविटी स्टोन का सुराग मिलेगा। इसके अलावा उसे लियू परिवार की होली मेडन लियू मेंग्याओ मिलेगी, जिसका लोग पीछा कर रहे हैं। स्क्रिप्ट की भविष्यवाणी, ये फान हीरो बनकर उस लड़दचकी की जान बचाएगा। लियू मेंग्याओ उससे प्यार करने लगेगी और उसे अपने परिवार का एक खास टोकन देगी, जिससे उसे सेंट्रल डोमेन में जमने का मौका मिलेगा। मैं सिस्टम का वो बोर्ड देखकर हंसा। सच में ये कीधा आसानी से नहीं मरता। इन 3 सालों में मैंने उसकी जड़ें पूरी तरह से बर्बाद कर दी थीं, लेकिन ये मुख्य प्रोटोगोनिस्ट अपनी किस्मत के बल पर फिर से खड़दा हो गया। उसने अपना डेंटियन कोर दोबारा बना लिया और उसकी ताकत अब नेसेंट सोल के शुरुआती लेवल तक पहुंच गई थी। अब वो हीरो बनना चाहता था, लियू परिवार के जरिए ऊपर उठना चाहता था। मैंने अपना गिलास एक ही बार में खाली कर दिया। मेरी आंखों में एक खतरनाक बैंगनी रंग चमक उठा। रुशु, जी मास्टर। बगल में खडीडी सुरुशु तुरंत आगे आई। अपनी दिशा बदलो, हम वांसो माउंटेन के गहरे हिस्से में जाएंगे। मैं खड्डा हुआ और मेरे सिर्फ खड़ी डेडे होने से आसपास का स्पेस मुद्दहने लगा। मुझे एक पुराने दोस्त से मिलने जाना है। उसी समय वांसो माउंटेन, जो सेंट्रल डोमेन की सबसे खौफनाक जगहों में से एक था, यहां इतने बड़े बड़े जानवर और दैत्य रहते थे कि ग्रेट सेंट लेवल के लोग भी अंदर जाने से डरते थे। इस पहाड़ के अंदर जूकिंग वैली, हार्ट ब्रेक वैली में बहुत ही खौफनाक मौत का खेल चल रहा था। हेहुआन सेक्ट, जॉयस यूनियन सेक्ट का एक बहुत ही अजीब और रंगीन कपड़े पहना हुआ आदमी अपने दर्जनों आदमियों के साथ एक सफेद कपड़े पहनी हुई लड्डस्की का पीछा कर रहा था।
वो चिल्ला रहा था कि अगर वो लड्डेस्की अपना 7 एपर्चर्स मिस्टिक हार्ट उन्हें दे दे तो वो उसकी लाश को सलामत छोड़ दाच देंगे। वो लड्डे एच की सेंट्रल डोमेन के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक लियू परिवार की होली मेडन लियू मेंग्याओ थी। वो इस कहानी की दूसरी सबसे बड़ी हीरोइन थी और सेंट्रल डोमेन के अनगिनत लड़कों के लिए उनकी सपनों की रानी थी। लेकिन इस वक्त उसके सफेद कपड़ों पर खून लगा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। फिर भी उसके चेहरे पर वो पवित्रता और मासूमियत साफ दिख रही थी। उसने दांत पीसते हुए उन्हें धमकी दी कि उसके परिवार के एंसेस्टर जो अभी ध्यान कर रहे हैं उन सबको मार डालेंगे। लेकिन हेहुआन संप्रदाय के लोगों को कोई डर नहीं था। वो हंसते हुए कह रहे थे कि लियू परिवार अब अंदर से खोखला हो चुका है। वो हेवनली फ्रेग्रेंस डाउ बॉडी पाना चाहते थे ताकि उसके साथ सोकर अपनी ताकत बढ़ा सकें। उस रंगीन कपड़े वाले आदमी के एक इशारे पर उसके दर्जनों चेलों ने मिलकर एक जाल बिछा दिया। गुलाबी रंग के कपड़ों से बना एक बहुत बड़ा जाल हवा में फैला जिसमें से ऐसी खुशबू आ रही थी जो दिमाग को सुन्न कर दे। वो जाल लियू मेंग्याओ के सिर के ऊपर आकर गिरा। ये उनकी एक खास तकनीक एक्सट्रीम जॉय इल्यूजन अरे जो सीधे आत्मा पर हमला करती थी। लियू मेंग्याओ पहले से ही जहर का शिकार थी और उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया गोल गोल घूम रही हो और उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी पैदा होने लगी थी। उसने मन में ठान लिया कि वो बेइज्जत होकर मरने से बेहतर खुद को खत्म करना चुनेगी। उसने अपनी बची खुची आखिरी ताकत जमा की और अपनी नसों को उलटा करके खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट का फैसला किया। ठीक उसी पल मेरी बहुत ही ठंडी और बेपरवाह आवाज पूरी जुकिंग घाटी में गूंज उठी। सबने झटके से ऊपर आसमान की तरफ देखा। वो साफ नीला आसमान अचानक खौफनाक लाल रंग में बदल गया। उन लाल बादलों के बीच मैं काले और सुनहरे रंग के कपड़े पहने हवा में ऐसे कदम रख रहा था जैसे जमीन पर चल रहा हूं। मैंने कोई ताकत नहीं दिखाई, लेकिन मेरे हर एक कदम से आसपास का स्पेस ऐसे चरमरा रहा था मानो टूट जाएगा। मेरी नजरें एक बार भी उन हेहुआन संप्रदाय के जोकरों पर नहीं गईं। मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ लियू मेंग्याओ पर थी जो खुद को उड़ाने वाली थी। मैंने मनी मन सोचा, तो ये है हेवनली फ्रेग्रेंस बॉडी, किसी भी आदमी के लिए सबसे बड़ा लालच। तभी तो वो कुड्डा ये फान बाद में इसी लड्डचकी के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो गया था। तुम कौन हो? मैं हेहुआन संप्रदाय का यंग मास्टर हुआ वुके। उस रंगीन कपड़े वाले आदमी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने सिर्फ उसकी तरफ एक बार देखा और नेसेंट सोल के लेट स्टेज पर होने के बावजूद वो हेहुआन संप्रदाय का यंग मास्टर वहीं का वहीं बम की तरह फट गया। बाकी बचे हुए लोग डर के मारे मुद्दे और भागने लगे। चूंकि तुम यहां आ ही गए हो तो अब यहीं रहकर इन फूलों की खाद बन जाओ। दर्जनों खामोश और दिखाई न देने वाली तलवारों की धार हवा में दौड़ी। एक ही सेकंड में वो सारे चेले राख बनकर हवा में उड़ेच गए। लियू मेंग्याओ एकदम सुन्न खड्डी ये सब देख रही थी। वो लियू परिवार की होली मेडन थी। उसने बहुत से ताकतवर लोग देखे थे, लेकिन ये तो कुछ और ही था। लियू मेंग्याओ भविष्य में आपकी इस मदद का जरूर एहसान चुकाएगी। एहसान चुकाएगी? मैं पलक झपकते ही लियू मेंग्याओ के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। मैंने बिना किसी शिष्टाचार के उसके खून से सने हुए ठुड्डी को पकड़ धा और उसे जबरदस्ती मेरी आंखों में देखने पर मजबूर कर दिया। मैं कभी भी किसी से उसकी मर्जी नहीं पूछता और ना ही मुझे भविष्य में कोई एहसान चाहिए। मुझे जो चाहिए वो अभी चाहिए। लियू मेंग्याओ की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि किसी खौफनाक ताकत ने उसे बुरी तरह जकदौत रखा था। सीनियर से आपका क्या मतलब है? क्या मतलब है? मैं उसकी तरफ हल्का सा झुका। वो कुत्ता, ये फान तुम्हें बचाने आ रहा है। ये फान का नाम सुनते ही लियू मेंग्याओ चौंक गई। सिस्टम से आवाज आई, 3000 विलन पॉइंट्स खर्च करके सफलता मिली। अब ये आपके लिए पूरी तरह से लॉयल एंड अटैच्ड हो जाएगी। एक बहुत ही अजीब और खौफनाक रूह ने जबरदस्ती लियू सी ऑफ कॉन्शियसनेस में घुस गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को चीर रहा है और उसके अंदर कोई ऐसा आदेश भर रहा है जिसे वो चाह कर भी नहीं तोड़ सकती। नहीं, मैं लियू परिवार की होली मेडन हूं। वो अपनी आखिरी कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। लियू परिवार की होली मेडन। मैं खौफनाक तरीके से हंसा। आज से तुम सिर्फ मेरी एक मामूली सी सोर्ड्स वुमन हो। तुम्हारी हर एक चीज अब मेरी संपत्ति है। जैसे ही वो गुलामी स्लेव सील पूरी तरह से उसके अंदर बैठ गया, उसकी आत्मा के बहुत अंदर से मेरे लिए एक वफादारी का एहसास पैदा हो गया। उसने ना चाहते हुए भी अपने घुटने जमीन पर टेक दिए। वो सेंट्रल डोमेन की सबसे घमंडी और खूबसूरत लड़की अब मेरे पैरों में दासी अपने मास्टर को प्रणाम करती है। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी, लेकिन अब उसमें कोई विरोध नहीं था। ठीक उसी पल
घाटी के दरवाजे से तेज कदमों की आवाज आई। मेंग्याओ जी, हिम्मत मत हारना, मैं आ गया हूं। एक आवाज गूंजी जिसमें बहुत चिंता और हीरो बनने का घमंड भरा था। एक लड़का हांफता हुआ घाटी के अंदर घुसा। स्क्रिप्ट के हिसाब से उसे यहां आकर हेहुआन संप्रदाय के उन लोगों से लड़कना था, घायल होना था, और फिर लियू मेंग्याओ उसे बचाकर अपने परिवार में ले जाती। वहां से उनका रोमांस शुरू होता। लेकिन अब ये फान ने घाटी में आकर देखा, कोई हेहुआन संप्रदाय के लोग नहीं थे, कोई लड़ाई नहीं चल रही थी। उसने देखा एक शैतान जैसा खौफनाक आदमी खदेड़ा है और उसके पीछे वो लड़च की खदेही है जिसे उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन वो जानता था कि यही लियू परिवार की होली मेडेन है। लेकिन वो लौडच की अब बहुत ही शांति से उस शैतान के पीछे खड़े रही थी और ये फान को ऐसे देख रही थी जैसे कोई रास्ते के गधे को देख रहा हो। ये फान के कदम वहीं रुक गए, उसकी पुतलियां कांप उठीं। ये एहसास, ये खौफनाक और जाना पहचाना एहसास, ये डिंगतियान, तुम फिर से आ गए। मैं धीरे से घूमा और मेरे चेहरे पर एक बहुत ही क्रूर मुस्कान थी। अरे, ये तो हमारा महान जीनियस ये फान है। तुम एकदम सही वक्त पर आए हो। मैंने अभी अभी एक नई तलवारबाज दासी रखी है और मैं सोच ही रहा था कि उसकी तलवारबाजी का टेस्ट किस पर लूं। मेंग्याओ, मैंने ठंडी आवाज में कहा, मार डालो इसे। ये सुनते ही लियू मेंग्याओ की आंखों में एक भयानक कातिलाना चमक आई। उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और सीधे ये फान के गले पर वार कर दिया। मेंग्याओ जी, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। ये फान बुरी तरह घबरा गया। उसने बचने के लिए अपनी वो टूटी हुई तलवार आगे कर दी। इस वार से ये फान के हाथ सुन्न हो गए और वो पीछे की तरफ खिसकता गया। क्यों? आखिर क्यों? ये फान अंदर ही अंदर चीख रहा था। जब भी मैं कुछ पाना चाहता हूं, वो इसी शैतान का हिस्सा क्यों बन जाता है? यहां तक कि वो किस्मत जो मुझे मिलने वाली थी, वो भी अब मेरी गर्दन काटने आ रही है। क्योंकि तुम मुख्य प्रोटैगनिस्ट हो ना। मैं वहीं खड़े मुस्कुरा रहा था, जैसे मैं उसके मन की आवाज सुन सकता हूं। और मुख्य नायक का जन्म ही इसलिए होता है ताकि विलेन उसका सब कुछ लूट सके। क्या तुम्हें इतना सा कॉमन सेंस भी नहीं पता? 3 दिन बाद सेंट्रल डोमेन का 10,000 एंशिएंट एवरग्रीन पूल, ये एक ऐसी झील थी जो 10,000 सालों की पवित्र ऊर्जा से बनी थी। अगर कोई आम इंसान इसका एक कतरा पी ले तो वो 30 साल ज्यादा जी सकता था, और अगर कोई कल्टीवेटर इसमें नहा ले तो उसका पूरा शरीर और उसकी नसें दोबारा नई हो जाती थीं। मूल स्क्रिप्ट के हिसाब से ओल्ड लियू को खोने के बाद यहीं आकर ये फान को अपनी सबसे बड़ी इंडिस्ट्रक्टिबल गोल्डन बॉडी मिलने वाली थी। लेकिन आज इस पूरी झील को एक बहुत अरे से पैक कर दिया गया था। जनफा के बाहर सेंट्रल डोमेन के हजारों कल्टीवेटर्स खड्डी ठाठे थे। वो सब उस चमकती हुई झील को लालच भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक कदम भी आगे बढ़ा सके। ये तो बहुत नाइंसाफी है। ये झील किसी की बपौती नहीं है। ये डिंगतियान आते ही हम सबको यहां से बाहर कैसे निकाल सकता है? लोग अंदर ही अंदर जल रहे थे, लेकिन किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। और मैं बहुत ही आराम से उस झील के किनारे पर टिका हुआ था। उस झील की वो असीमित जीवन ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर पागलों की तरह घुस रही थी। लेकिन मेरे उस केओस सेक्रेट बॉडी का लालच इतना भयानक था कि वो कभी भर ही नहीं सकता था। मेरी दाईं और बाईं तरफ सुरुशु और लियू मेंग्याओ पानी के अंदर खड्डी मेरी सेवा कर रही थीं। लेकिन उसी झील के किनारे सबसे छुपे हुए एक अंधेरे कोने में वहां एक इंसान पूरी तरह से गंदी और बदबूदार कीचदेच में सना हुआ था। वो आसपास के माहौल में ऐसे छुप गया था कि कोई उसे देख ना सके। वो एक भिखारी से भी बदतर लग रहा था। अगर ज्यूकिंग वैली में उस दिन जंगली जानवरों का हमला नहीं हुआ होता तो वो लियू मेंग्याओ की तलवार से उसी दिन मारा जाता। और आज वो एक असली चूहे की तरह इस पवित्र झील के ड्रेन के पास छुपा हुआ था। यहां झील का सबसे गंदा पानी आता था और ऊर्जा सबसे कम थी। लेकिन यही एक वो जगह थी जहां किसी की नजर नहीं जा सकती थी। मुझे सहना होगा, मुझे बर्दाश्त करना होगा। ये फान ने अपने दांतों को इतनी जोर से भींच रखा था कि उनसे खून आ रहा था। वो उस गंदे और बदबूदार पानी को अपने मुंह में भर रहा था। अगर मैं इस झील का पानी पी लूं तो मेरा डांटियन फिर से जुट जाएगा। मैं अपनी तकनीक में नया मुकाम पालूंगा। ये डिंगतियान, तू इंतजार कर, मैं तुझसे एक एक चीज का हिसाब लूंगा। उसके सीने में बदले की एक भयानक आग जल रही थी। वो पास ही से आती लियू मेंग्याओ की आवाजें सुन रहा था और हर एक आवाज उसके दिल पर चाकू की तरह चल रही थी। वो उसकी देवी थी, वो किस्मत उसकी थी। और जब वो पानी के अंदर 30 साल नदी के इस पार 30 साल नदी के उस पार वाले ख्यालों में खोया हुआ था, अचानक किसी ने अपना पैर उस खोखली रीढ़ पर रख दिया जिसके सहारे वो पानी के अंदर से सांस ले रहा था। ये फान का दम घुटने लगा। उसने खौफ से अपनी कीचड़ डियर से भरी आंखें खोलीं। उस गंदे पानी के अंदर से उसने ऊपर देखा।
क्या लुका छिपी का खेल खत्म हो गया? मेरे छोटे से चूहे? मेरी आवाज उस पानी के अंदर गूंजी और उस आवाज में इतनी खौफनाक ताकत थी कि पानी में भूचाल आ गया। ये फान किसी मारी हुई मछली की तरह पानी से छिटककर सीधा जमीन पर आ गिरा। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि लियू मेंग्याओ बहुत प्यार से मेरे कंधे से लगी खड़ी थी। ये नजारा उसे मौत से भी ज्यादा दर्द दे रहा था। ये फान की आंखें खून जैसी लाल हो गईं और उसकी उंगलियां जमीन को खुरचने लगीं। क्या हुआ? अब मरने की एक्टिंग नहीं कर रहे? मैं उसे बहुत ही हिकारत और नफरत भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देख रहा था। मैंने सोचा था कि तुम में कुछ तो सुधार आया होगा, लेकिन तुम नाले में छुपकर मेरे नहाने का गंदा पानी पी रहे थे। क्या यही होता है चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी? पानी के अंदर से सुरुशु जोर से हंसने लगी। मास्टर, ये तो सच में एक कुत्ते की तरह लग रहा है। यहां तक कि लियू मेंग्याओ की आंखों में भी उस ये फान के लिए सिर्फ नफरत और तिरस्कार था। तुम लोग क्या जानो? ये फान चिल्लाया। जो महान लोग होते हैं वो छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते। अगर मुझे ताकत मिल सकती है तो मैं गंदा पानी पीने को भी तैयार हूं। ये डिंग तियान, तुम अपनी ताकत का घमंड दिखा रहे हो। तुमने मेरी इज्जत लूटी, मेरे अवसर छीने, मेरी औरतें छीनी। ये स्वर्ग हेवनली डाव बहुत नाइंसाफ है। स्वर्ग का नियम? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने दुनिया का सबसे बड़ा चुटकुला सुन लिया हो। मैं धीरे से नीचे झुका और अपनी एक उंगली को उसकी भौहों के बीच रख दिया। चूंकि तुम्हें लॉजिक की इतनी परवाह है तो मैं तुम्हें एक लॉजिक सिखाता हूं। इस कल्टीवेशन की दुनिया में अगर मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं तो मैं जो कहूंगा वही कानून होगा। और जहां तक अवसरों और औरतों की बात है, मेरी आंखों में अचानक से बैंगनी रंग की एक भयानक चमक आई। अगर मैं ना दूं तो तुम छीन नहीं सकते, लेकिन अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो तुम्हें अपनी जान देकर भी उसे मुझे देना ही पड़ेगा। अचानक एक बहुत ही भयानक और खौफनाक ऊर्जा का बवंडर उठा। मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज पागलों की तरह गूंजने लगी। किस्मत के बेटे, ये फान के अनब्रेकेबल गोल्डन बॉडी के बीच को लूटा जा रहा है। लूट सफल हुई। ये फान के शरीर में एक बहुत पुराना और रहस्यमयी जेड छिपा है। ये ऊपर अपर रेल्म का दरवाजा खोलने की चाबी है। इसे जबरदस्ती छीना जा रहा। मेरा शरीर, मेरा खून। ये फान किसी सुअर की तरह चीखने लगा। उसका वो आखिरी हथियार, वो प्राचीन जेड जो उसने एक गुफा में पाया था, वो भी उसके डेनेटियन को फाड़ते हुए बाहर निकल आया। नहीं, वापस करो, वो मेरा है। ये फान हवा में अपने हाथ पैर मार रहा था। वो उस उड़ते हुए जेड को पकड़ दाहने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैंने उस जेड को हवा में ही पकड़ लिया, उसे 2-3 बार उछाल कर देखा और फिर अपनी जेब में रख लिया। अब ये मेरा है। ये सब करने के बाद मैं धीरे से खड़डदा हुआ। मैं उस ये फैन को देख रहा था जो अब मरने ही वाला था और जिसकी लक पूरी तरह से शून्य पर आ चुकी थी। इसे मार दो। सुरुशु की आंखों में कातिलाना चमक थी। उसने हवा में बर्फ की एक तलवार बना ली थी। इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने अपना हाथ उठाया। मेरी नजरें बहुत दूर आसमान की तरफ थीं। वहां से एक ऐसा खौफनाक दबाव आ रहा था जैसे पूरा समंदर आसमान से गिर रहा हो। कोई बहुत ही भयानक हस्ती बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। तो छोटे को मारने के बाद आखिरकार बड्डा वाला सामने आ ही गया। यही तो आज का असली भोजन है। मेरे होठों पर एक बहुत ही खूनी और खौफनाक मुस्कान आ गई। ये फान, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर ध्यान से देखना। जिस सेंट्रल डोमेन की ताकतों पर तुम्हें इतना घमंड था, वो आज मेरे सामने कितनी कमजोर और बेबस साबित होती है। थोड़ी ही देर में वो साफ आसमान अचानक एक भयानक तूफान में बदल गया। उस तूफान के बीचों बीच हाथ में एक बहुत बड़ा हेवन पियर्सिंग हलबर्ट लिए एक बूढ़ा आदमी हवा में चलता हुआ आया। वो जहां जहां कदम रख रहा था वहां हवा कांप रही थी और नीले रंग के लोटस खिल रहे थे। वो लियू परिवार का सबसे बड़ा लियू चंगलन था। एक ऐसा इंसान जो 3000 साल से जिंदा था और जिसका आधा पैर सेंट की मंजिल पर पड़ीडीएच चुका था। उसे सेंट्रल डोमेन का भगवान माना जाता था। लियू कांगलान की नजर सीधे मेरे ऊपर पड़ दी और फिर उसने लियू मेंग्याओ को देखा जो अपनी आंखें चुरा रही थीं। उस बूढ़े की वो शांत आंखें एकदम से गुस्से की आग में जल उठीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे लियू परिवार की होली मेडन का अपमान किया। तुमने हमारे परिवार की इज्जत मिटा दी। आज मैं तुम्हारी हड्डियां तो ढाकर तुम्हें हवा में उड़ा दूंगा। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उसने अपनी उस भयानक हलबर्ट से मेरे ऊपर वार कर दिया। एक नीली रोशनी निकली जिसमें इतनी ताकत थी कि आसमान फट जाए। इस एक वार से लाखों लोगों का पूरा शहर एक झटके में तबाह हो सकता था। झील के बाहर खड़ेड़े वो हजारों लोग डर के मारे जमीन पर लेट गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर आंख उठाकर भी देख सके। लेकिन मैं वहीं का वहीं खड़े रहा। मैं 1 इंच भी नहीं हिला। बस इतनी ही ताकत है। मैं हल्का सा हंसा। मैंने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया
और आसमान को फाड़े डट देने वाले उस वार की तरफ मुट्ठी बांध ली। वहां खड़े हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो भयानक वार मेरे नंगे हाथों में चकनाचूर हो गया। उसके झटके का एक कतरा भी हवा में नहीं बचा। असंभव। लियू कांगलान की आंखें फटने को हो गईं। तुम सिर्फ 20 साल के एक लड्डैच के हो। तुम मेरे सबसे ताकतवर वार को कैसे रोक सकते हो? तुम्हारी कल्टीवेशन किस लेवल पर है? मैं अपने हाथ पीछे बांधकर खड़े रहा था। मेरे शरीर से वो लाल रंग का खौफनाक और खूनी तूफान आसमान तक पहुंच गया। उसने एक ही सेकंड में लियू कांगलान के तूफान को पूरी तरह से निगल लिया। तो तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि आज मैं ही वो तबाही हूं जो तुम्हारे ऊपर गिरने वाली है। इतना कहते ही मैं एक कदम आगे बढ़ा। मैं पलक झपकते ही लियू कांगलान के बिल्कुल सामने आ खड़े हुआ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मैंने अपनी एक उंगली उसके माथे पर रख दी। तुम अपनी उस प्यारी होली मेडन का बदला लेना चाहते थे ना? तो फिर देखो कि तुम्हारी वो अनमोल मेडन अब कैसी बन चुकी है। मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके दिमाग में धकेल दी। लियू कांगलान के दिमाग में वो सारे नजारे चलने लगे। ज्यूकिंग वैली में कैसे मैंने उसे अपना गुलाम बनाया, कैसे वो उस झील में बिना कपड़ों के मेरी सेवा कर रही थी। सब कुछ नहीं, या वैर। लियू कांगलान दर्द और गुस्से से चीख पड़ा। उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई। उसका कल्टीवेशन डाव हार्ट एक ही झटके में चटक गया। तू एक जानवर है, मैं तुझे मार डालूंगा। वो पागल हो गया। उसने अपनी लाइफ स्पैन को जला दिया ताकि वो मेरे साथ ही खत्म हो जाए। बहुत शोर करते हो तुम। मेरी आंखों में एक झुंझलाहट आ गई। मेरे पीछे एक बहुत बड़ा केओस ग्राइंडिंग डिस्क प्रकट हुआ। लियू कांगलान का वो सबसे ताकतवर वार मेरे उस भंवर के सामने ऐसा था जैसे समंदर में कोई कंकर गिर गया हो। उसका कोई असर ही नहीं हुआ। नहीं, ये केओस लॉज हैं। लियू कांगलान के चेहरे का वो पागलपन अब दुनिया के सबसे भयानक डर में बदल चुका था। उसे आखिरकार समझ में आ गया था कि उसने दक्षिणी क्षेत्र के किसी कीदे से पंगा नहीं लिया था, बल्कि जहन्नुम से आए एक शैतान से पंगा ले लिया था। अब समझ में आया? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। केओस की ताकत ने उसे जकवदत लिया। लियू कांगलान और उसका वो सबसे ताकतवर हथियार दोनों एक ही झटके में खून की बारिश में बदल गए। उसकी आत्मा तक को भागने का मौका नहीं मिला। 3000 साल की कल्टीवेशन सेंट्रल डोमेन का वो भगवान एक पल में राख बन गया। और किसी को कोई परेशानी है? उस पूरी झील के पास ऐसा सन्नाटा छा गया कि सांस लेने की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने नीचे देखा। ये फान का चेहरा अब कागज जैसा सफेद पस चुका था। मेरे होंठों पर एक बहुत ही भयानक और क्रूर मुस्कान आ गई। क्या यही वो पहाड़ा था जिसके भरोसे तुम उछल रहे थे? ये बूढ़ा तो मेरे जूते साफ करने लायक भी नहीं था। ये फान अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद, वो इंसान जिसे वो अजय मानता था, वो भी मुर्गियों की तरह काट दिया गया था। अब तुम्हारी बारी है। मैं धीरे धीरे हवा से नीचे उतरा। नहीं, मुझे मत मारो। ये फान फूट फूट कर रो रहा था। अब उसका वो हीरो वाला घमंड, वो किस्मत का बेटा होने का एहसास, सब एक मजाक बन चुका था। वो सिर्फ जिंदा रहना चाहता था। सिस्टम, इस मुख्य नायक प्रोटैगोनिस्ट हेलो छीन लो, मैंने मन ही मन कहा। डिंग। किस्मत के बेटे, ये फान का आभा मंडल छीना जा रहा है। सफलता मिली। वर्तमान लक पॉइंट्स 0। सिस्टम की आवाज के साथ ही ये फान को लगा जैसे उसका शरीर एकदम हल्का हो गया हो। ऐसा लगा जैसे किसी ने उससे वो सुरक्षा कवच छीन लिया हो जो अब तक उसे बचा रहा था। उसकी आंखों की चमक पूरी तरह से मर गई। वो अब एक आम इंसान बन चुका था, बल्कि एक बहुत ही घिनौना और नाकारा इंसान। ये फान, तुम्हें पता है? मैं उसके कान के पास झुका और फुसफुसाते हुए बोला, असल में ये पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने के लिए ही बनी थी। लेकिन अफसोस, तुम्हारा सामना मुझसे हो गया, एक ऐसे इंसान से जो तुम्हारी इस लिखी लिखाई स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलता। जाओ और अगले जन्म में कभी मुख्य प्रोटैगनिस्ट बनने की गलती मत करना। मैंने अपनी एक उंगली उठाई और उसके माथे पर हल्के से रख दी। क्रैक, कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं हुआ। कोई खून नहीं उठा। ये फान का शरीर एक पल के लिए अकद्दा और फिर उसकी आंखों से जिंदगी हमेशा के लिए चली गई। वो सीधा पीछे की तरफ गिर पड़ा। पहली पीढ़ी का चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी आखिरकार मर गया। मैंने उस लाश की तरफ देखा, लेकिन मेरे मन में कोई भी भावना नहीं थी। मैंने अपना सिर उठाया और उस बहुत गहरे और दूर आसमान की तरफ देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे वहां कोई खौफनाक आंखें मुझे ही देख रही थीं। वो स्वर्ग का नियम, हेवनली डाउ विल था। ये तो बस शुरुआत है। मेरे चेहरे पर एक बहुत ही घमंडी और खौफनाक मुस्कान आ गई। मैंने उस आसमान की तरफ अपनी बीच मिडिल फिंगर दिखा दी। ऊपर जो भी बैठे हैं, अपनी गर्दन धोकर तैयार रखना। सेंट्रल डोमेन का तियान्युआन कैलेंडर, साल 3500। ये फान को मरे हुए 1 महीना बीत चुका था। इस 1 महीने में
ये तियान संप्रदाय के काले झंडे पूरे सेंट्रल डोमेन के हर एक पहाड़दा और हर एक शहर पर लहराने लगे थे। ये डिंग तियान नाम अब एक ऐसा खौफ बन गया था जिसे सुनकर रोते हुए बच्चे भी चुप हो जाते थे। लेकिन जब सबको ये लगने लगा कि अब मैं राजा बन जाऊंगा और एक बहुत ही काले और डार्क एज की शुरुआत होगी, तभी आसमान फट गया। दोपहर का वक्त था। सेंट्रल डोमेन के सबसे मुख्य हिस्से टोंगतियन प्लेटफॉर्म के ऊपर बिना किसी चेतावनी के आसमान में एक एक लाख मील लंबी सुनहरी दरार खुल गई। ये मेरे उस खून और खौफ वाले तरीके से बिल्कुल अलग था। इस दरार में से एक बहुत ही पवित्र, महान और सुनहरी इमॉर्टल ऑरा बह रही थी, जिसे देखकर हर इंसान का सिर अपने आप सजदे में झुक जाए। सैकड़ों खूबसूरत संगीत की धुनों के बीच एक सोने का रथ हवा से नीचे उतरा। उस रथ को 9 बहुत ही शुद्ध और सफेद रंग के यूलिन पवित्र जानवर खींच रहे थे। उस रथ के आसपास चांदी सिल्वर आर्मर पहने हुए सैकड़ों सैनिक थे। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उनमें से हर एक सैनिक नेसेंट सोल के 7वें लेवल पर था। और उस सोने के रथ के ऊपर एक बहुत ही नौजवान लैड यचका बैठा हुआ था। उसने बादलों जैसी डिजाइन वाला एक बहुत ही शानदार लबादा पहना हुआ था। उसके सिर पर एक बैंगनी और सोने पर्पल गोल्ड क्राउन था। वो इतना खूबसूरत था कि कोई आम इंसान लग ही नहीं रहा था। उसके आसपास भगवान होने के 9 अलग अलग डिवाइन हेलोस घूम रहे थे। उसकी नजरें एकदम शांत और बेपरवाह थीं। वो नीचे पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा था जैसे कोई खेत का मालिक अपने सुअरों के बाधे को देख रहा हो। ऊपर की अपर रेल्म इमॉर्टल सेक्ट तैगो डिवाइन माउंटेन का डिवाइन सन जी वुदाओ। तो यही है वो लोअर रेल्म? जी, वुदाओ ने बहुत धीरे से कहा। उसकी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसा घमंड और गुरूर था जो सीधे उसकी आत्मा से निकल रहा था। यहाँ की ऊर्जा कितनी गंदी है। यहाँ के नियम टूटे हुए हैं। अगर मुझे वो चीज ना चाहिए होती तो मैं इस गंदी जगह पर एक सेकंड भी रहकर अपना शरीर गंदा ना करता। उसके बगल में एक लड़हचका घुटनों के बल बैठा हुआ था। वो लड़हका करीब 18-19 साल का होगा। उसकी आंखें सितारों जैसी थीं। वो भले ही घुटनों के बल बैठा था, लेकिन उसकी पीठ एकदम सीधी थी। सबसे खौफनाक चीज थी उसकी छाती। उसके कपड़ों के आर पार भी देखा जा सकता था कि उसकी छाती में एक बहुत ही पुरानी और जादुई बोन चमक रही थी। वो हड्डी हर बार धड़कती और उसके आसपास की सारी ऊर्जा एक तूफान की तरह घूमने लगती। वो लड़का सेंट्रल डोमेन का छुपा हुआ सबसे बड़ा जीनियस था और इस नई पीढ़ी का सबसे बड़ा चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी था, सुचेन। भगवान, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। सुचेन ने बहुत ही इज्जत से सिर झुकाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। ये दुनिया भले ही गंदी है, लेकिन यहाँ लोग बहुत हैं। हजारों सालों के बाद यहाँ कुछ अच्छे शरीर और गुलाम तो पैदा हो ही गए होंगे जो आपके काम आ सकें। जी वुदाओ ने बहुत ही बेपरवाह तरीके से सिर हिलाया। उसने हवा में एक सोने का टोकन फेंक दिया। आदेश दो मेरे भगवान के इस दुनिया में आने से इस नीची दुनिया का रुतबा बढ़ा गया है। मैं इन्हें 3 दिन का वक्त देता हूं। इस दुनिया के जितने भी लोग डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, डेटी ट्रांसफॉर्मेशन, हुआशन के लेवल से ऊपर हैं और यहाँ की जो टॉप 10 सबसे खूबसूरत औरतें हैं, वो सब यहाँ टोंगटियान प्लेटफॉर्म पर आए और मेरे सामने घुटने टेकें। अगर किसी ने ना कहा तो सबको काट डालो। उसने ये बात ऐसे कही जैसे वो पूछ रहा हो कि आज रात खाने में क्या है। सुचेन ने वो टोकन अपने दोनों हाथों में ले लिया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही क्रूर और खुश होने वाली मुस्कान आ गई। जी मेरे भगवान। और हाँ, इस दुनिया में अभी एक आदमी है जिसका नाम ये दिंगतियन है। वो खुद को सबसे ताकतवर समझता है। उसने पिछले वाले किस्मत के बेटे ये फान को मार दिया था और उसने बहुत सारे खजाने भी कब्जा कर रखे हैं। क्या आप चाहेंगे कि ये डिंगतियान? जी वुदाओ हल्का सा हंसा। उसने अपनी आंखें तक नहीं खोली। वो बस एक थोड़ा सा ताकतवर चींटा है। अगर वो रेंगते हुए मेरे सामने आकर घुटने टेक दे तो मैं शायद सोच सकता हूं कि उसे अपना कुत्ता बना लूं या नहीं। ये त्यान संप्रदाय के हॉल ऑन एफ लॉन्गेविटी। मैं अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। सिस्टम की स्क्रीन के जरिए मैं टोंगटियान प्लेटफॉर्म पर चल रहा वो सारा नाटक देख रहा था। ऊपर अपर रेल्म का डिवाइन सन जी वुदाओ। मेरे चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि मेरे चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे किसी शिकारी ने दुनिया का सबसे बेहतरीन शिकार देख लिया हो। सिस्टम डेटा एनालिसिस, ऑल सीइंग आई चालू। टारगेट 1 जी वुदाओ, ऊपर की दुनिया का गॉडसन। असली लेवल ट्रू इमॉर्टल। इस दुनिया के नियमों की वजह से उसकी ताकत ग्रेट सेंट पीक पर रुकी हुई है। उसके पास ऊपर की दुनिया के असली लॉज हैं। उसकी ताकत मेरी ताकत से करीब दोगुनी है। उसके पास टाइगो डिवाइन किंग बॉडी है। अगर मैंने उसे निगल लिया तो मैं आसमान की सीमाएं पार कर सकता हूं। टारगेट 2 सुचेन, नया किस्मत का बेटा। लेवल हुआशन लेट स्टेज।
उसके पास एक सुप्रीम बोन है और उसकी खास तकनीक हेवनली हैंड, हैंड ऑफ गॉड, हेवंस हैंड है। लक पॉइंट्स 80,000। वो ताकतवर लोगों का तलवा चाटने वाला एक लालची इंसान है जो अपनों को ही कीदढ़ा समझता है। मजा आएगा। मेरे चेहरे पर एक खौफनाक और शैतानी मुस्कान आ गई। पिछला लड़का, ये फान, बहुत ही रोने धोने वाला और बदला लेने वाला हीरो था। लेकिन ये सुचेन, ये तो ऊपर की दुनिया का कुत्ता बनने में ही खुद को महान समझ रहा था। तभी काले कपड़े पहने हुए लियू मेंग्याओ अंदर आई। 1 महीने की ट्रेनिंग में उसका वो सारा घमंड मिट्टी में मिल चुका था। अब वो सिर्फ मेरी एक बहुत ही वफादार दासी थी। मास्टर, बाहर सब लोग कह रहे हैं कि ऊपर की दुनिया का भगवान आपको सजा देने आया है। हमारे संप्रदाय के बहुत से लोग घबराकर छुप छुप कर टोंगटियान प्लेटफॉर्म पर उस भगवान के घुटने टेकने जा रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? उन्हें जाने दो। मैं हंसा। कचरा खुद ही बाहर निकल जाए तो घर साफ हो जाता है। और रही बात उस भगवान की, मैं खड़दा हुआ और महल के दरवाजे पर जाकर आसमान में चमक रही उस सुनहरी दरार को देखने लगा। वहां से जो बहुत ही महान और ताकतवर ऊर्जा आ रही थी, उसे महसूस करके मेरे अंदर का वो शैतानी खून खौल रहा था। वो चाहता है कि दुनिया के सारे ताकतवर लोग उसके सामने सजदा करें। बहुत खूब। मैं ना सिर्फ जाऊंगा बल्कि उसके लिए एक बहुत ही शानदार तोहफा भी लेकर जाऊंगा। जेन, उसके पास वो सुप्रीम बोन है ना? मुझे लगता है वो हड्डी बहुत अच्छी है। मैं उसे निकालकर अपनी प्यारी शिष्या सुरुशु को लगा दूंगा। कोने में खड्डी सुरुशु अपना डैगर साफ कर रही थी। ये सुनते ही उसकी आंखों में एक भूखे भेदिए जैसी हरी चमक आ गई। मास्टर का शुक्रिया। मैं वो हड्डी अपने हाथों से नोच कर लाऊंगी। मैं मुद्दा और मैंने अपनी सारी खौफनाक ताकत छुपा ली। मैंने अपने शरीर के ऊपर एक धोखे डिसेप्शन अरे पहन लिया। मेरी वो ग्रेट सेंट वाली खौफनाक ताकत अब एकदम छुप गई थी। मैं अब किसी मामूली पीक वाशन कल्टीवेटर की तरह दिख रहा था। अगर वो मुझे चींटी समझता है तो मैं एक ऐसी चींटी बनूंगा जिसके अंदर दुनिया का सबसे भयानक जहर भरा हो। एक शानदार शिकार के लिए सबसे मामूली दिखावा ही सबसे अच्छा होता है। 3 दिन बहुत तेजी से गुजर गए। सेंट्रल डोमेन के सबसे ऊंचे टोंगटियान प्लेटफॉर्म के आसपास का नजारा देखने लायक था। हजारों लाखों कल्टीवेटर्स चींटियों की तरह जमीन पर सिर झुकाए पड़े डटे थे। बद्धे बड्ढे संप्रदायों के पूर्वज, बड्ढे बड्ढे साम्राज्यों के राजा जो आम दिनों में आसमान में उड़ते थे, आज उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना सिर भी उठा सकें। प्लेटफॉर्म के सबसे ऊपर वो गॉड सन जी वुदाओ अपने ड्रैगन की खाल वाले सिंहासन पर बैठा था। वो छोटे छोटे बच्चों की रूहों से बनी हुई सबसे बेहतरीन वाइन पी रहा था। सुचेन उसके बगल में खड़े डटा था और किसी पालतू कुत्ते की तरह नीचे वालों पर अकद्दे दिखा रहा था। वक्त आ गया है। इना सुचेन आगे बढ़ा और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर इतनी जोर से चिल्लाया कि आवाज पूरी दुनिया में गूंज गई। दक्षिणी क्षेत्र का ये दिंगतियन, तू अभी तक अपने घुटने टेकने क्यों नहीं आया? क्या तू चाहता है कि मैं तेरे पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दूं? उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक आसमान में शहनाई की एक बहुत ही अजीब और खौफनाक आवाज गूंज उठी। ये कोई भगवान के स्वागत का संगीत नहीं था। ये किसी की मौत पर बजाई जाने वाली धुन थी। 9 काले ड्रैगनों के कंकाल एक बहुत बड़ा खून जैसा लाल कॉफिन खींचते हुए आसमान से नीचे आ रहे थे और मैं उस ताबूत के ढक्कन पर बैठा हुआ था। मैं बड़े मजे से एक आधा फल खा रहा था। मेरे चेहरे पर कोई डर नहीं था। माफ करना, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, मैं फल चबाते हुए बोला। और मेरी परेशानी यह है कि मेरे घुटने बहुत मजबूत हैं, वो झुक नहीं पाते। क्या तुम नीचे आकर मेरे घुटनों की मालिश करना चाहोगे? पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। लाखों कल्टीवेटर्स की सांसें हलक में अटक गईं। ये आदमी पागल हो गया है। ये ऊपर की दुनिया के भगवान से इस तरह बात कर रहा है। सुचेन की आंखों में खुशी की एक बहुत ही भयानक चमक आ गई। उसे इसी मौके की तलाश थी कि वो भगवान के सामने खुद को साबित कर सके। तू कितनी बड़ी हिम्मत कर रहा है? तूने भगवान का अपमान किया है। सुचेन चीखते हुए आगे बढ़ा। आज मैं, सुचेन, आसमान की तरफ से तुझे सजा दूंगा। मैं तेरे खून से भगवान के पैरों को धोऊंगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके सीने में मौजूद वो सुप्रीम बोन इतनी जोर से चमकी कि सूरज भी फीका पड्डे सज जाए। वो चमक एक बहुत बड़न थे और खौफनाक हाथ में हैंड ऑफ गॉड। उस हाथ में सेंट लेवल की खौफनाक ताकत थी और वो सीधा मेरे ताबूत की तरफ आया। ये थी उस सुप्रीम बोन की ताकत जो अपने से बढ़े लेवल के लोगों को भी मार सकती थी। लेकिन इस खौफनाक हमले के सामने मैंने सिर्फ एक गहरी सांस ली और मैंने उस फल का जो बीज बचा था उसे अपनी उंगलियों से उस हाथ की तरफ उछाल दिया। वो छोटा सा बीज जिसके ऊपर मेरे केओस की एक बहुत ही बारीक सी परत चढ़ी थी, हवा में एक अजीब सी लकीर बनाता हुआ गया। क्रैक!
जैसे कोई सुई किसी कागज को फाड़ डाच दे। वो छोटा सा बीज उस भगवान वाले हाथ को चीरता हुआ सीधा आर पार निकल गया। क्या? सुचैन की आंखें फटने को हो गईं। उसका वो सबसे ताकतवर वार मेरे फेंके हुए एक फल के बीज के सामने कुछ भी नहीं था। आखिरी मौके पर उसकी सुप्रीम बोन ने अपनी चमक से एक शील्ड बनाई। वो बीज उस ढाल से टकराकर टूट गया, लेकिन उस बीज का झटका इतना भयानक था कि सुचैन के मुंह से खून निकल गया और वो 3 कदम पीछे खिसक गया। उसकी सारी अकद्द मिट्टी में मिल चुकी थी। तो यही है तुम्हारी वो सुप्रीम बोन? मैंने अपने हाथों को झादा जैसे उनमें धूल लग गई हो। किसी ऐसी हड्डी के दम पर उछलना जो तुम्हें पैदाइशी मिली हो। सुचैन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस हड्डी को निकालकर इसका सूप बनाकर पी लेता। शायद उससे तुम्हारे दिमाग में कुछ अक्ल आ जाती। तू मरना चाहता है? सुचैन पागल हो गया था। जब से उसे वो हड्डी मिली थी वो पूरी दुनिया को हराता आ रहा था। उसने कभी ऐसी बेइज्जती नहीं सही थी, वो भी गॉडसन के सामने। बस करो। तभी एक बहुत ही ठंडी आवाज आई। सिंहासन पर बैठे जीवुदाव ने धीरे से अपना वाइन का गिलास नीचे रख दिया। वो सुचैन के हारने से गुस्सा नहीं था और ना ही वो मेरी बातों से भड़का था। उसकी नजरों में हम दोनों बस लड़ने वाले 2 कीड़े थे। मजा आया। जीवुदाव की वो सितारों जैसी आंखों ने पहली बार मुझे सीधे देखा। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन सिर्फ पीक सोल फॉर्मेशन की है, लेकिन तुम्हारे शरीर की ताकत ग्रेट सेंट जितनी है। लगता है इस नीची दुनिया में तुम्हें कुछ अच्छे खजाने मिल गए हैं। वो अपनी जगह से उठा और हवा में कदम रखता हुआ नीचे उतरने लगा। उसका हर एक कदम आसमान के नियमों को कुचलता हुआ आ रहा था। ये डिंगतियान, सही नाम है ना? वो मेरे ताबूत से 100 मीटर दूर रुका। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई भगवान इंसान को देखता है। मैं बहुत दयालु हूं, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। उसने उंगली से मेरे ताबूत की तरफ इशारा किया और फिर ताबूत के पास खड्डी छू ली और सुरुशु की तरफ इशारा किया। ये ताबूत और तुम्हारे पीछे खड्डी, ये दोनों औरतें मुझे दे दो। ये मेरी गुलाम बनेंगी और जब मैं वापस ऊपर की दुनिया जाऊंगा तो मैं तुम्हें भी साथ ले चलूंगा। मैं तुम्हें अपने संप्रदाय का एक आउटर गार्ड बना दूंगा। ये सुनते ही नीचे बैठे सारे कल्टीवेटर्स जलन के मारे पागल हो गए। ऊपर की दुनिया जाना, वो भी भगवान के संप्रदाय में? वहां जाकर भले ही कुत्ता बनना पड़े, लेकिन ये ऐसी किस्मत थी जो इस दुनिया के लोग सदियों तक तपस्या करके भी नहीं पा सकते थे। सुना तूने? ये डिंगतियान। सुचैन एक बहुत ही शैतानी हंसी हंस रहा था। गॉडसन ने तुझे इज्जत बख्शी है। जल्दी से घुटने टेक और उनका शुक्रिया अदा कर। ये ऐसी किस्मत है जो तेरे खानदान में किसी ने नहीं पाई होगी। छू ली और सुरुशु के चेहरे एकदम सफेद पड़ गए। वो दोनों मुझे ऐसे घूर रही थीं मानो उनकी सांसें रुक गई हों। उन्हें पता था कि मैं ताकतवर हूं, लेकिन ऊपर की दुनिया के भगवान के सामने वो भी घबरा गई थीं। मैं शांत खड़ रहा था। मेरा सिर नीचे की तरफ झुका था और मेरे कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हंस रहा हूं। तुम हंस क्यों रहे हो? जीवुदाव ने त्योरियां चढ़ा ली। मैंने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। मेरी वो काली आंखें अब पूरी तरह से एक खौफनाक बैंगनी और पर्पल गोल्ड रंग में बदल चुकी थीं। उन आंखों के अंदर नंबर और डेटा का एक बहुत भयानक तूफान चल रहा था। आई ऑफ केओस की जांच पूरी हुई। ताइगू गॉड किंग बॉडी 100% समझ ली गई। ऊपर अपर रियलम स्पेस लॉज 100% समझ लिए गए। कमजोरी का पता चला जीवुदाव यहां सिर्फ अपने एक एवेटार के रूप में आया है। उसका असली शरीर कोर गॉडहुड उसके माथे में है। अगर उसका ऊपर की दुनिया से कनेक्शन काट दिया जाए तो उसकी ताकत 30% गिर जाएगी। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि तुम्हें एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मेरे शरीर का पूरा माहौल अचानक बदल गया। अब मैं वो शांत और आलसी विलेन नहीं था। अब मैं एक ऐसा शैतान बन चुका था जो हजारों सालों से भूखा हो और जिसके सामने दुनिया का सबसे स्वादिष्ट मांस रखा हो। भिक्षा? वो भी तुम दोगे? तुम्हारी औकात ही क्या है? मैं एक झटके में ताबूत के बाहर आ गया। मैं ये डिंगतियान जो भी चाहता हूं उसे खुद छीनता हूं। मुझे किसी के दिए टुकड़ों की जरूरत नहीं है। चाहे वो तुम्हारी ये भगवान की गद्दी हो या तुम्हारा ये गॉड किंग वाला शरीर, या फिर मैंने डर से कांप रहे सुचैन की तरफ देखा और अपने होठों पर जीभ फेरी, या फिर तुम्हारी छाती में चमक रही वो चमकीली हड्डी। मुझे वो हड्डी भी बहुत पसंद आई है और मैं ये सब जबरदस्ती छीनने वाला हूं। मेरी बात खत्म होते ही पूरी दुनिया का आसमान काला पड़ी डीडीएच गया। तेरा इतना घमंड। अगर तू इज्जत से नहीं मरना चाहता तो मैं तुझे मौत दे दूंगा। जीवुदाव का सब्र टूट गया। उसने मेरे ऊपर अपनी जानलेवा ताकत आजमा दी। एक 10,000 फुट ऊंचा डिवाइन किंग का पुतला उसके पीछे खड़ा हो गया। उस पुतले ने सिर्फ अपनी आंखें खोली और उसके दबाव से नीचे बैठे कई कल्टीवेटर्स के शरीर फट गए। सुचैन किसी पागल कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था कि मैं अब खत्म हो जाऊंगा, लेकिन उसकी वो बात उसके गले में ही अटक गई। क्योंकि मैं
मैंने कोई जादुई पुतला नहीं बनाया, मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, मैंने बस एक काम किया। सिस्टम, हेवन कंसीलिंग ग्रैंड अरे चालू करो। एक खौफनाक काला गुंबद आसमान से गिरा और उसने उस पूरे टोंगटियान प्लेटफॉर्म को ढक लिया। उसने एक ही सेकंड में उस जीवुदाव का ऊपर की दुनिया से जुद्धाव पूरी तरह से काट दिया। उसके पीछे खड़े था वो 10,000 फुट का भगवान का पुतला हवा में धुएं की तरह गायब होने लगा। जीवुदाव अब पूरी तरह से डर गया था। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था कि मेरे पास इतनी खौफनाक तकनीक कहां से आई। वो अपने असली शरीर से क्यों नहीं जुड़ पा रहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं 1 सेकंड से भी कम वक्त में गायब हुआ और सीधा उस जीवुदाव के सिर के ऊपर प्रकट हुआ। मैंने कोई जादू नहीं किया, सिर्फ अपने शरीर की असली और नंगी ताकत से मैंने अपना पैर उसके चेहरे पर पूरी ताकत से दे मारा। वो अजय भगवान मेरे एक पैर से किसी कांच की तरह टूट गया। जीवुदाव के मुंह से सुनहरे रंग का खून फव्वारे की तरह निकला। वो किसी कटी हुई पतंग की तरह सीधे प्लेटफॉर्म के पत्थरों पर आकर गिरा। जब धूल हटी तो पूरी दुनिया ने एक ऐसा नजारा देखा जो सदियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। मैं एक नीची दुनिया का इंसान, मैंने अपना बैंगनी रंग का जूता उस ऊपर की दुनिया के भगवान के चेहरे पर रखा हुआ था और उसे कुचल रहा था। पूरा प्लेटफॉर्म श्मशान घाट की तरह खामोश था। वो ऊपर की दुनिया का भगवान था और मैं उसे किसी कुत्ते की तरह पैरों तले रौंद रहा था। वो अभी भी अकदियत दिखा रहा था। वो चिल्ला रहा था कि वो ताइगू गॉड माउंटेन का भगवान है और मैं उसे छू भी नहीं सकता। बकवास बंद कर। मैंने अपने पैर से उसके जबड़े की हड्डी को चकनाचूर कर दिया। अब वो सिर्फ दर्द से कराह सकता था। फिर मैं घूमा और मैंने कोने में दुबके हुए सुचेन को देखा। मैंने अपनी शिष्या सुरुशु को हाथ का इशारा किया। इधर आ। अब ये हड्डी तेरी है। मेरी वो जुनूनी शिष्या जिसके हाथ में अभी भी खून से सना खंजर था, वो खुशी से कांपती हुई आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर एक पागलपन वाली मुस्कान थी। मास्टर का हुक्म सिर आंखों पर। जीनियस सुचेन, जरा अपनी वो हड्डी मुझे देना। अगले ही पल उस प्लेटफॉर्म पर सुचेन की वो खौफनाक चीखें गूंजने लगीं जो रूह को कंपा दें। वो चीखें हड्डियों से मांस अलग होने की थीं। वो इस नए युग के किस्मत के बेटे की मौत की धुन थी और मैं उस सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ेडा था। मेरे पैरों के नीचे वो महान भगवान कुचला हुआ पटड़ा था। मेरे कानों में उस सुचेन की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं और मेरी आंखों के सामने वो लाखों लोग कांपते हुए घुटनों के बल पड़े थे। मैंने अपने दोनों हाथ फैलाए और उस खून से सनी लेकिन सबसे खूबसूरत और ताजा हवा को महसूस किया। आज से ये आसमान मेरी मर्जी से चलेगा। जीवुदाव का सारा गुरूर टूट चुका था। उसके चारों हाथ पैर मैंने तोड़ियास दिए थे। सुनहरे रंग का खून उसके शरीर से बह रहा था। वो रोते हुए कह रहा था कि उसका दादा ऊपर की दुनिया का सबसे एल्डर है। अगर वो यहां मर गया तो उसका दादा पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। पूरी दुनिया को तबाह करेगा? मैं जोर से हंसा। मैं उसके सामने नीचे झुका। मैंने अपनी उंगली उसके उस सुनहरे खून में डुबाई और उसे छक्कर देखा। स्वाद अच्छा है। सुचेन ये सब देखकर डर के मारे बेहोश होने वाला था। तू एक शैतान है। जीवुदाव की आंखें फट गई थीं। उसे अब समझ आ रहा था कि मैं कोई कल्टीवेटर नहीं था। मैं इंसान की खाल में एक ऐसा खौफनाक जानवर था जो पूरी दुनिया को खा सकता था। मैंने उससे और कोई बकवास नहीं की। मेरे पीछे हजारों फुट लंबा एक केओस गॉड डीमन का खौफनाक पुतला खड़ा हो गया। उस पुतले का मुंह एक ब्लैक होल जैसा था। स्वेलोइंग हेवन डेमोनिक अर्थ। ये वो खौफनाक पुतले ने अपना हाथ बढ़ाया और जीवुदाव को जमीन से ऐसे उठा लिया जैसे वो कोई मुर्गी का बच्चा हो। नहीं, मुझे छोड़ दे दो। जीवुदाव चीखने लगा। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी लेकिन मेरे सामने वो कुछ भी नहीं था। उस पुतले ने उस ऊपर की दुनिया के भगवान को सीधा अपने उस खौफनाक मुंह में डाल लिया। क्रैक क्रंच। हड्डियों के चबाने की वो भयानक आवाजें सिर्फ कुछ सेकंड तक आईं और फिर सब शांत हो गया। जैसे ही मैंने उसे निगला, मेरे शरीर की ताकत किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। मेरा जो लेवल ग्रेट सेंट पीक पर रुका हुआ था वो कागज की तरह फट गया। क्वासा एम्परर फर्स्ट लेवल, थर्ड लेवल, सिक्स्थ लेवल। मेरी ताकत बढ़ते बढ़ते सीधे क्वाजी एम्परर पीक तक पहुंच गई। मेरे शरीर का मांस और खून सोने जैसा हो गया। मेरा शरीर अब फ्लैश सैंक्टिफिकेशन के लेवल पर पहुंच गया था। सिस्टम, आपने गॉडसन को निगल लिया है। आपको असली इमॉर्टल लॉ के 3 टुकड़े मिले हैं। लक पॉइंट्स 50,000। आपका शरीर अब सारी हदों को पार कर चुका है। इसके बाद मेरी नजर कोने में पड्डे सुचेन पर गई। वो लड्डे का डर के मारे पैंट में पेशाब कर चुका था। वो जमीन पर सिकुड़ कर अपनी छाती को बचा रहा था जहां से वो सुप्रीम बोन चमक रही थी। क्या हुआ सुचेन, डर गए? फना मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मैं जहां पैर रख रहा था वहां के पत्थर अपने आप राख बन रहे थे। मेरे पास मत आओ,
नम वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने मेरे पैरों पर सिर पटकना शुरू कर दिया। दादाजी, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा था। मैं आपका कुत्ता बनने को तैयार हूं। मेरी ये हड्डी बहुत काम की है। मैं आपके लिए लेडेड डीहेचकियां लाऊंगा। मैं आपके लिए खजाने लाऊंगा। कुत्ता? मैं हंसा। मैं नीचे झुका और मैंने उस हड्डी पर हाथ रख दिया जो उसके सीने में धड़क रही थी। अभी थोड़ी देर पहले। जी, वो दाऊ भी मुझे अपना कुत्ता बनाना चाहता था। तुम्हें पता है वो अभी कहाँ है? से मैंने अपने पेट की तरफ इशारा किया। वो अब मेरे पेट में जाकर शिट बन चुका है। मैंने सुचेन की कांपती हुई आंखों में देखा और एक बहुत ही ठंडी आवाज में बोला, और तुम्हारी औकात तो टट्टी बनने लायक भी नहीं है। तुम बस एक मशीन स्पेयर पार्ट हो। इससे पहले कि सुचेन कुछ समझ पाता, आसमान में एक बहुत ही भयानक और खूनी लाल रंग की दरार खुली। ऊपर की दुनिया को पता चल गया था कि उनका भगवान मारा गया है। आसमान में खून के लाल रंग ब्लड लाइटनिंग कड़कने लगी। ये भगवान हेवनली रेट्रिब्यूशन था। नीचे बैठे लोगों की रूह कांप गई। आसमान की सजा आ गई। बहुत जल्दी आ गए। ऊपर मैंने उन लाल बिजलियों को देखा, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। मेरी आंखों में एक पागलपन आ गया। मैंने अभी अभी उस भगवान को खाया है। मुझे अपना पेट पचाने के लिए कुछ एक्सरसाइज तो चाहिए ही थी। मैंने सुचेन को उसके कॉलर से पकड़ा जैसे कोई बकरे को पकड़ डालता है, और मैं सीधा आसमान की तरफ उड़ाच गया उन खूनी बिजलियों के बीच। चूंकि ऊपर की दुनिया वाले दरवाजा खोल ही रहे हैं, तो मैं भी इसी बिजली के बीच में अपने लिए सबसे मजबूत हड्डियां बना लेता हूं। हजारों फुट ऊपर आसमान में वो खून वाली बिजली का पूरा झरना मेरे ऊपर आ गिरा। मेरे कपदुढ़े जलकर राख हो गए, लेकिन मेरे शरीर पर एक खरोंच भी नहीं आई। वो बिजलियां मेरे शरीर से टकराकर सिर्फ चिंगारियां निकाल रही थीं। मेरा शरीर उन खौफनाक बिजलियों को ऐसे पी रहा था जैसे कोई भूखा इंसान खाना खाता है। लेकिन मेरे हाथ में जो सुचेन टंगा हुआ था, उसकी हालत खराब थी। मैंने उसे 99 सच बिजली से बचा लिया था, लेकिन फिर भी जो थोड़ी सी बिजली उसे छू रही थी, उससे उसका सारा शरीर जल रहा था और वो सुअर की तरह चीख रहा था। वो रो रो कर मुझसे भीख मांग रहा था कि मैं उसे मार दूं। इतनी आसानी से? मैं हंसा। देखो ये बिजली कितनी खूबसूरत है। इस शानदार नजारे के बीच मैं तुम्हारी सर्जरी करूंगा। मेरी बात खत्म होते ही मैंने अपना दायां हाथ, जिसमें काले रंग की ऊर्जा थी, सीधा उसकी छाती के अंदर घुसा दिया। मैंने उस सुप्रीम बोन को अपने हाथ में जकडेच लिया। वो हड्डी खतरे को महसूस कर रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे पीछे धकेलने की कोशिश की। वाकई सुप्रीम बोन है, बहुत ताकत है, लेकिन मेरे सामने, चाहे तुम ड्रैगन हो या शेर, तुम्हें मेरे सामने झुकना ही पड़ डरेगा। मेरे डैनेटियन से खौफनाक ऊर्जा निकली और उसने जबरदस्ती उस हड्डी से सुचेन के सारे निशान मिटा दिए। क्रैक! एक बहुत ही दर्दनाक आवाज आई और मैंने सुचेन की पसलियों को फाड़ डकर वो सुप्रीम बोन बाहर निकाल ली। सुचेन का शरीर एक झटके में डीला पडेडी अच गया। बिना सुप्रीम बोन के वो अब सिर्फ एक आम और नाकारा इंसान था। उसकी सारी ताकत एक पल में शून्य हो गई। जो कल तक सेंट्रल डोमेन का सबसे बड़ा जीनियस था, वो आज एक कचरा बन चुका था। मैंने उसे किसी कचरे की तरह हाथ से छोड़ा दिया और वो सीधा हजारों फुट नीचे उस बिजली के समंदर में गिर पड़ा। अगले जन्म में कोई आम इंसान बनना, मैंने जाते जाते कहा, मुख्य प्रोटैगनिस्ट बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर मैंने अपनी आवाज को नीचे सुरुशु तक पहुंचाया। मेरी प्यारी शिष्या, मुझे अफसोस है, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। नीचे खड्डी सुरुशु चौंक गई। इस हड्डी में बहुत ताकत है, तुम इसे नहीं संभाल पाओगी, इसलिए ये हड्डी मैं खुद ही ले रहा हूं। मेरे होठों पर एक बहुत ही बेशर्म मुस्कान आ गई। क्या चेले को इनाम देना? वो सब तो बेवकूफ बनाने की बातें हैं। इतनी शानदार चीज मैं खुद को ही दूंगा ना। सिस्टम, सुप्रीम बोन को मेरे शरीर में फिट करो। अल्टीमेट एवोल्यूशन चालू करो। डिंग! मेरा पूरा शरीर एक खून के बादल में फट गया। नीचे खड़े ये त्यान संप्रदाय के लोग डर के मारे चीख पड़े, मास्टर! लेकिन अगले ही पल वो खून का बादल उस बिजली के बीच घूमने लगा और एक नया शरीर बनकर तैयार हो गया। वही सफेद बाल, वही खूबसूरत चेहरा, लेकिन अब मेरी ऑरा पूरी तरह बदल चुकी थी। मेरे सीने में लगी वो सुप्रीम बोन अब सफेद नहीं बल्कि डार्क गोल्ड रंग की हो गई थी। उसके ऊपर क्योस का धुआं घूम रहा था। ये थी क्योस सुप्रीम बोन। मैंने आसमान में गिरती हुई उस खूनी बिजली की तरफ देखा। क्या यही है वो तबाही वाली बिजली? इससे तो मेरी खुजली भी नहीं मिट रही। मेरी छाती में लगी हड्डी चमक उठी। मैंने अपना एक बहुत बड़ा डार्क गोल्ड हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया। वो हाथ हजारों फुट बद्धा हो गया और उसने उस आसमान में फैले काले बादलों को एक ही झटके में पकड़ दयाच लिया और उन्हें पीस कर रख दिया। लाखों मील तक फैला वो तूफान 1 सेकंड में खत्म हो गया। आसमान फिर से साफ हो गया। दुनिया की सारी तबाही
मेरी ताकत के सामने सिर्फ एक मजाक थी। सिस्टम, आपने सुप्रीम बोन को जो डेट लिया है, आपका शरीर अब क्यों सुप्रीम बॉडी बन चुका है। आपकी ताकत अब इस दुनिया की हदों से बाहर है। आप अपनी मर्जी से दोनों दुनियाओं के बीच आ जा सकते हैं। मैंने नीचे देखा, वो लाखों लोग जो अभी भी घुटनों के बल थे। मैंने बहुत ही शांत आवाज में कहा, रुशु, मेंगयाओ, यहां की सफाई करो। मैंने आसमान में बनी अपर रेल्म पोर्टल की तरफ इशारा किया। नीची दुनिया का खेल खत्म हो गया। अब हम ऊपर की दुनिया को लूटने चलेंगे। उसी वक्त ऊपर अपर रेल्म के ताइगू गॉड माउंटेन में तबाही मची हुई थी। वहां के 3000 इमॉर्टल गार्ड्स ने जाल बिछा लिया था। 18 अलग अलग ट्रू इमॉर्टल एल्डर्स ने मिलकर एक अरे बनाया था जो किसी को भी राख कर दे। बीच में बैठा था उनका सबसे जी चंगकोंग। वो सब आपस में बैठकर बात कर रहे थे कि वो मेरे आने वाले रास्ते को कैसे नर्क बना देंगे। वो कह रहे थे कि वो 9 नेदर येलो स्प्रिंग वाटर डालेंगे जिससे मेरी रूह तक पिघल जाएगी, और फिर वो मेरी आत्मा को निकालकर हजारों सालों तक जलाएंगे क्योंकि मैंने उनके गॉड सन को मारा था। वो लोग ये सब सपने देख ही रहे थे कि अचानक वो ऊपर आने वाला रास्ता खौफनाक तरीके से कांपने लगा। जी चांगकोंग ने जोर से चिल्लाकर कहा, वो पानी डाल दो। हजारों लीटर वो खौफनाक एसिड वाला पानी उस रास्ते में झरने की तरह बहा दिया गया, लेकिन कोई चीखने की आवाज नहीं आई। इसके बजाय उस रास्ते के अंदर से एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई नूडल्स चूस चूस कर खा रहा हो। मेरी वो घमंडी और पागलपन भरी आवाज पूरी ऊपर की दुनिया में गूंज उठी, इसमें नमक थोड़ा कम है, अगली बार चीनी भी डालना। वहां खड्डे सारे अमर इमॉर्टल्स सुन्न पटड़ गए। वो 9 पाताल का पानी था। अगर कोई ट्रू इमॉर्टल भी उसे छू ले तो उसकी खाल उधड़ जाती। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक बहुत बड़ा हाथ उस रास्ते से बाहर निकला। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक बहुत बड़ा हाथ उस रास्ते से बाहर निकला। उसने उन सारे सुरक्षा चक्रों एरेस को अनदेखा कर दिया और हवा को पकड़स कर उसे किसी कागज की तरह दोनों तरफ चीर कर रख दिया। ऊपर अपर रेल्म की वो खौफनाक और मजबूत दीवार मेरे हाथों में किसी फटे हुए चीथड्ढे की तरह फट चुकी थी। मैं काले और सुनहरे रंग का राजसी चोगा पहने बददी शान से उस दरार में से बाहर निकला। मेरे पीछे रुशु और लियू मेंग्याओ आ रही थी। मैंने वहां मौजूद बर्फ के टुकड़ों और उस भीड़दाह को देखा और हिकारत से हंसा। मैं ऊपर की दुनिया की हवा काफी अच्छी है, बस यहाँ मक्खियां थोड़ी ज्यादा हैं। मेरी नजरें आखिरकार जी चांगकोंग पर आकर रुक गईं। ट्रू इमॉर्टल पीक हम्मा मुश्किल से मेरे दांतों में फंसने लायक है। जी चांगकोंग गुस्से से पागल हो गया। वो मुझ पर चीखने लगा कि मैं नीची दुनिया का एक मामूली किद्धा हूं। उसके एक इशारे पर 18 ट्रू एल्डर्स ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। अलग अलग रंगों की इमॉर्टल एनर्जी का एक खौफनाक समंदर मेरी तरफ आया और उसने मुझे पूरी तरह से डुबो दिया। यह हमला इतना खौफनाक था कि नीची दुनिया का आधा हिस्सा राख बन जाता। लेकिन जब वो रोशनी हटी तो वहां मौजूद हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझ पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। मैंने तो अपना रक्षा शील्ड भी चालू नहीं किया था। मैंने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, बहुत कमजोर, क्या तुम लोग मुझे गुदगुदी कर रहे हो? सो मेरी छाती में लगी क्यों सुप्रीम बोन हल्की सी चमक उठी। मेहमान नवाजी का जवाब तो देना पड़ डास्ता है ना। चूंकि तुम लोग इतने जोश में हो तो मैं भी तुम्हें कुछ खिलाता हूं। मैंने अचानक अपना मुंह खोला और वो किसी इंसान का मुंह नहीं था। वो एक ऐसा खौफनाक ब्लैक होल था जिसका कोई अंत नहीं था। ये मेरी सबसे खौफनाक तकनीक स्वॉलोइंग हेवेंस। एक ऐसा खौफनाक खिंचाव पैदा हुआ जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो खिंचाव किसी चीज को नहीं बल्कि वहां मौजूद ऊर्जा और लॉस को खींच रहा था। वो 18 ट्रू इमॉर्टल कांप उठे। उन्होंने खौफ से देखा कि उनके शरीर की अमर ऊर्जा, उनके नियम, यहां तक कि लाइफ स्पैन भी उनके शरीर से निकलकर एक रोशनी की तरह मेरे मुंह में जा रही थी। चीखें गूंजने लगीं। सिर्फ 3 ब्रेथ्स के अंदर वो 18 महान और ऊंचे ट्रू इमॉर्टल चंगलाव पूरी तरह से सूख कर कंकाल बन चुके थे। उनकी सारी ऊर्जा अब मेरी खुराक बन चुकी थी। मैंने एक डकार ली और डर से जमे हुए जी चांगकोंग की तरफ देखा। मैंने एक कदम बढ़ाया और मैं सीधे उसके सामने आ खददा हुआ। मैंने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ दी और उसे हवा में उठा लिया। तुम्हारे ताइगू गॉड माउंटेन का खजाना कहां है? मेरे पास टाइम कम है। जी चांगकोंग बुरी तरह कांप रहा था। वो 10,000 साल से जिंदा था, लेकिन उसने आज तक मेरे जैसा खौफनाक राक्षस नहीं देखा था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा कि मैं आखिर हूं कौन? नीची दुनिया में मेरे जैसा शैतान पैदा ही नहीं हो सकता। मेरे चेहरे पर एक अजीब और खौफनाक मुस्कान आ गई। ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में बहुत दिनों से शांत पड़े था मेरा सिस्टम अचानक एक ऐसी मशीनी आवाज में गूंजा जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। डिंग! ऊर्जा पूरी हो चुकी है। कोर डेटाबेस खुल गया है। बधाई हो होस्ट,
आपने वापस 9 हेवन इमॉर्टल डोमेन में कदम रख दिया है। पास्ट लाइफ मेमोरी मॉड्यूल लोड हो रही हैं। लोडिंग पूरी हुई। वापसी पर स्वागत है। Swallowing Heaven Demon Venerable. एक बहुत ही पुराना और खौफनाक यादों का तूफान मेरे दिमाग में घुस गया। मेरी याददाश्त के ताले टूट चुके थे। 1,00,000 साल पहले इसी 9 हेवन इमोर्टल डोमेन में मेरे काले कपधरे खून से सने थे। मेरे सिर पर स्वेलोइंग हेवन डेमन क्राउन था और मैंने अकेले ही 9 इमॉर्टल एम्परर्स के चक्रव्यूह को चीर कर रख दिया था। मरने से पहले मैंने खून की कसम खाई थी, अगर मैं जिंदा बचा तो वापस आऊंगा और इन सारे भगवानों और फरिश्तों को जिंदा गाड्ढा दूंगा। तो ये तथाकथित डेस्टिनी विलन सिस्टम कुछ और नहीं था, बल्कि मेरी ही आत्मा के आखिरी टुकड़े ने डेमन क्राउन के साथ मिलकर ये बदला लेने वाला प्रोग्राम बनाया था। क्या सिस्टम के मिशन, क्या किस्मत लूटना, ये सब असल में मेरी ही पुरानी ताकत को वापस लाने का एक तरीका था। तो ये बात है। मेरी आंखों से वो बैंगनी चमक पूरी तरह से जा चुकी थी। अब मेरी आंखों में लाखों सालों का पुराना खौफनाक और सबसे शुद्ध डिमोनिक नेचर झलक रहा था। मैंने अपने हाथ में लटके हुए जी चांगकोंग को ऐसे देखा जैसे वो कोई चींटा हो। मैं कौन हूं ये जानने की तेरी अभी औकात नहीं है, लेकिन तू मुझे अपना बाप बुला सकता है। मैंने अपने हाथ से जी चांगकोंग की गर्दन तोड़ दी और उसकी सारी अमर ऊर्जा निगल ली। मैंने मुद्दा कर उस पहाड़ के सबसे ऊपर बने उस शानदार महल को देखा। मैंने जोर से आवाज लगाई, रुशु, मैं क्या हो? आज से इस ताइगू गॉड माउंटेन का नाम बदलकर स्वॉलोइंग हेवन डीमन कोट कर दिया जाए। इस ऊपर की दुनिया के डाउ डोमेन्स में जो मेरे सामने झुकेगा वो बचेगा, जो नहीं झुकेगा वो मरेगा। यहाँ की सारी खूबसूरत होली मेडन्स को मेरे हरम में डाल दो और सारे खजानों को लूट लो। सिर्फ 3 दिन के अंदर मैंने इस ताइगू गॉड माउंटेन को अपना अड्डा बनाकर आसपास के 800 इलाकों को तहस नहस कर दिया। वहां कोई बराबरी की लड़ाई नहीं थी, वहां सिर्फ और सिर्फ एक तरफा कत्लेआम और लूट मची थी। ये ऊपर की दुनिया थी, जहां ट्रू इमोर्टल्स की कोई कमी नहीं थी, जहां इमोर्टल किंग्स हर जगह घूमते थे। एक क्वाजी एम्परर होने के नाते मेरे लिए यहां टिकना मुश्किल होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास मेरे पिछले जन्म की लड़ाई का तजुर्बा था। और सबसे भयानक मेरी क्यों सुप्रीम बॉडी थी। मैंने इंसानों को मारा, उनकी कल्टीवेशन छीनी, मैंने संप्रदायों को मिटाया, उनकी किस्मत लूटी। सिर्फ 3 दिन में मैंने क्वासी एम्परर की दीवार को तोड़ दिया और सीधा इमॉर्टल किंग बन गया। मेरे तरक्की करने की इस खौफनाक रफ्तार ने कल्टीवेशन के सारे नियमों को तोड़ दिया था। और आखिरकार इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति स्वर्ग हेवनली दाव बुरी तरह से भदक उठा। अमर दुनिया का वो साफ और चमकता हुआ आसमान एक ही पल में पूरा काला पटड़ी भज गया। उस अंधेरी दुनिया में लाखों गैलेक्सीज जितना बड़ा एक खौफनाक आई धीरे धीरे खुला। वो आंख लॉज की लाखों जंजीरों से बनी थी। उसमें कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक खौफनाक और ठंडा फैसला था। आई ऑफ हेवनली दाव थी। एक बहुत ही खौफनाक आवाज सीधा मेरे दिमाग में गूंजी, एनॉमली को मिटाना होगा। उससे एक ऐसी सजा जो दिखाई नहीं देती मेरे ऊपर आ गिरी। ये किसी बिजली गिरने वाला हमला नहीं था, ये तो अस्तित्व को मिटाने कॉन्सेप्ट इरेडिकेशन था। स्वर्ग के नियम ने सीधा रियलिटी को बदल दिया। उसी पर लॉ ऑफ कॉजेलिटी लागू हो गया। पूरी दुनिया में मेरा जो भी नाम था, जो भी रिकॉर्ड था, सब मिटने लगा। जो लोग मुझे जानते थे वो मेरा नाम भूलने लगे। यहां तक कि मेरा शरीर भी अब आधा ट्रांसपेरेंट होने लगा था। तो तुम मुझे मिटाना चाहते हो? खेल अच्छा है। मेरा शरीर गायब हो रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। मैंने अपने उस मिटते हुए हाथ को हवा में आगे बढ़ाया और एक मुट्ठी बांधी। लेकिन मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूं। स्वेलोइंग हेवन डेमोनिक आर्ट सिस्टम, लॉजिक को हैक करो। तो अगर तुम मेरे वजूद को नकार रहे हो तो मैं तुम्हारे इस डिनाइल को ही निगल लूंगा। डेफोर्ट वो खौफनाक सजा जो किसी इमोर्टल एम्परर को भी राख कर सकती थी, उसे मैंने अपने पेट के ब्लैक होल से जबरदस्ती खींच लिया और एक ही घूंट में निगल गया। जैसे ही मैंने उसे निगला, मेरा पारदर्शी शरीर फिर से असली हो गया। और इतना ही नहीं, मैंने स्वर्ग के उस नियम को खा लिया था। इसलिए मेरी ऑरा अब इस दुनिया के नियमों से पूरी तरह आजाद हो चुकी थी। अब मैं 3 रेल्म्स और 5 एलिमेंट्स के पार जा चुका था। स्वर्ग की आंख पूरी तरह से सुन्न पड़ डट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सज्जा मेरे जैसे वायर्स पर काम क्यों नहीं कर रही। मैं हवा में कदम बढ़ाते हुए उस खौफनाक आंख की तरफ बढ़ा। मैं पागलों की तरह हंस रहा था। और कोई चाल बची है तो अभी चल ले। अगर तूने वार नहीं किया तो अब मेरी बारी है। स्वर्ग की आंख अब सच में पागल हो गई। अगर कारण वाले कॉजेलिटी काम नहीं कर रहे थे तो उसने अब सिर्फ ताकत से मुझे कुचलने का फैसला किया। हवा में करोड़ों सितारे एक साथ जल उठे। उन सितारों से इमॉर्टल एम्परर लेवल के एनर्जी एवेटार्स बनकर मेरे सामने खड़ी डीढे हो गए। ये फौज इतनी बड़ी थी कि पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर सकती थी। अब आएगा ना मजा। तो मेरे सफेद बाल एक ही झटके में खून जैसे लाल हो गए।
मैंने एक खौफनाक दहाड़ मारी। इटर्नल डीमन डोमेन, खुल जा। ये मेरे शरीर से एक बहुत बद्दा काला डोमेन निकला और उसने लाखों करोड़ों मील के आसमान को अपने अंदर कैद कर लिया। इस इलाके के अंदर सारे नियम मेरे हिसाब से चलते थे। यहाँ पानी आग बन सकता था और जिंदगी मौत बन सकती थी। यहाँ मैं ही भगवान था। मैंने अपने हजारों क्लोन बनाए और उन स्वर्ग के योद्धाओं से भिड़ गया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे कोई आम इंसान समझ ही नहीं सकता था। हर एक सेकंड में हजारों सितारे फट रहे थे। हर एक पल में दुनिया के नियम टूट रहे थे। लेकिन मेरा मेन बॉडी किसी भूत की तरह उस युद्ध के मैदान से गुजरता हुआ सीधा आगे बढ़ रहा था। मेरा सिर्फ एक ही निशाना था, उस स्वर्ग की आंख का मुख्य कोर। मैं उस बहुत बड़ी स्वर्ग की आंख के एकदम सामने पहुंच गया। उस खौफनाक आंख के सामने मैं एक धूल के कण जैसा था, लेकिन मैं एक ऐसा कण था जिसके अंदर पूरी दुनिया को उड्ढा देने वाला वजन था। मैंने एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, इससे अब मुझे दे दो। मैंने अपने दोनों हाथ सीधे उस स्वर्ग की आंख के अंदर घुसा दिए। पूरे ब्रह्मांड की गहराई से एक ऐसी दर्दनाक चीख गूंजी जिसे कोई शब्दों में नहीं बता सकता। स्वर्ग के नियम को चोट लग गई थी। पुराने दोस्त, सिस्टम, अपनी पूरी ताकत चालू करो। इसे चूज कर सुखा दो। डिंग। फुल पावर प्लेंडर मोड चालू। निगलने का समय 10 मिनट। मेरे दोनों हाथ दो बहुत बड़े ब्लैक होल बन गए। वो स्वर्ग के नियम की ओरिजिन पावर को पागलों की तरह चूसने लगे। स्वर्ग की आंख दर्द से तड़प रही थी। वो मुझे झटकना चाहती थी। उसने आसपास के स्पेस को भी बम की तरह उड़ा दिया। लेकिन मैं किसी खून चूसने वाली जोंक की तरह उससे चिपका हुआ था। मुझे झटकना अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे जैसे स्वर्ग की ताकत कम हो रही थी, पूरी ऊपर की दुनिया में तबाही मच गई। मेरी आंखों में एक पागलपन झलक रहा था। अगर ये स्वर्ग इतना कमजोर है तो इसे तो डीएच कर रख देते हैं। आज से मैं इस दुनिया का नया भगवान बनूंगा। एक बहुत ही भयानक क्रेक की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। मेरे उस खौफनाक हमले के आगे वो स्वर्ग की आंख बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो बीच में से फट गई और उसके अंदर से स्वर्ग की ओरिजिन पावर किसी बाढ़ की तरह मुझ पर गिर पड़ी। उस रोशनी के बीच मेरी कल्टीवेशन एक बार फिर पागलों की तरह बढ़ने लगी। इमॉर्टल किंग, इमॉर्टल एम्परर। और फिर वो लेवल जिस तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था, सॉवरेन डोमेन, रूलर, सॉवरेन रेल्म। लेकिन जिस पल मैं उस स्वर्ग को पूरी तरह से निगलने ही वाला था और अपने आखिरी लेवल को पार करने ही वाला था, उस फटी हुई स्वर्ग की आंख के अंदर से अचानक एक सफेद और जेड जैसा हाथ बाहर निकला। वो हाथ बहुत धीरे से और बहुत प्यार से मेरे माथे पर आकर टिका। ये कोई हमला नहीं था, लेकिन मेरा वो अजय शरीर एक ही झटके में पूरी तरह से जाम हो गया। उस दरार के अंदर से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो मेरे लिए बहुत जानी पहचानी थी, लेकिन फिर भी अजनबी लग रही थी। क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ? मेरे मन इनर डीमन। ये मेरी पुतलियां खौफ से सिकुड़ गईं, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल मेरे जैसी थी। स्वर्ग के फटने के बाद वो दुनिया पूरी तरह से एक सफेद और खाली जगह में बदल गई थी। और वो इंसान जिसने मेरे माथे पर हाथ रखा था, वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था। रत्ती भर भी फर्क नहीं था। सिर्फ एक फर्क था, उसकी आंखें एकदम खाली और डरावनी थीं। उनमें कोई भी इमोशन नहीं थी। मेरी वो सॉवरेन लेवल की ताकत उसके हाथ के नीचे एक मजाक लग रही थी। उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा, तुमने अच्छा काम किया। मैं ही तुम्हारा मेन बॉडी हूं। मैं इस दुनिया के प्रीवियस एरा का डीमन वेनरेबल हूं। और तुम मेरी ही एक ऑब्सेशन हो, जिसे मैंने खुद से काट कर अलग कर दिया था। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए पाला था ताकि तुम एक कंटेनर बन सको और नए स्वर्ग के नियमों को अपने अंदर समेट सको। ये शब्द किसी आसमानी बिजली की तरह मेरे दिमाग को चीरते हुए गए। एक बर्तन? मैं गुस्से से पागल हो गया। मैं हिल नहीं सकता था, लेकिन मेरी आंखों में अभी भी वो घमंड और खौफनाक गुस्सा था। ओ पुराने खूसट, क्या तू इतने दिन सोकर पागल हो गया है? तभी वो मेरा सिस्टम का पैनल जो शुरू से मेरे साथ था, वो हवा में प्रकट हो गया। लेकिन इस बार उस पर कोई मिशन या लक पॉइंट नहीं था। वो पैनल अब एक मैकेनिकल हार्ट बन चुका था जो अनगिनत कोड्स से बना था। उसने शांत आवाज में कहा, ये मेरे पिछले जन्म द फ्रूट होंगमेंग हेवनली डिस्क। अगर मैं तुम्हें ये सिस्टम ना देता और अगर मैं तुम्हारे लिए वो सारे किस्मत के प्रोटैगोनिस्ट्स ना भेजता, तो तुम जैसा एक टूटा फूटा जिद का टुकद्धा इतने कम सालों में इतना ताकतवर कैसे बन जाता कि वो स्वर्ग के नियमों को निगल सके। अब फल पक चुका है, इसे तोड़े रहने का वक्त आ गया है। उसने अपनी उंगलियां मेरे माथे पर कस लीं। मेरे अंदर समा जाओ, हम एक हो जाएंगे और फिर हम वापस सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे, बल्कि उससे भी आगे जाएंगे। उसकी बात खत्म होते ही उस मशीनी दिल से अनगिनत पारदर्शी थ्रेड्स निकले और वो सीधे मेरी सोल के अंदर घुस गए। फाइनल डायरेक्टिव चालू। होस्ट के सारे अधिकार छीने जा रहे हैं।
होस्ट ये डिंगतियान की यादें और व्यक्तित्व फॉर्मेट जा रहा है। क्यों सुप्रीम बोन को निकाला जा रहा है? स्वर्ग की ताकत को ट्रांसफर किया जा रहा है। ये दर्द मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े होने से हजारों गुना ज्यादा भयानक था। ये दर्द शरीर का नहीं था, ये लॉस ऑफ सेल्फ का दर्द था। मैंने खौफ से देखा कि मेरी यादें धुंधली पड़ने लगी हैं। मैं एक खाली पन्ने में बदल रहा था, एक ऐसा खाली पन्ना जिसमें सिर्फ ताकत भरी जाएगी। मैंने अपने गले से एक भयानक और नीची दहादा निकाली। तेरी डेमन वेनरेबल कहलाने की औकात भी है? तूने ताकत पाने के लिए अपने जज्बात, अपनी ऑब्सेशंस, अपने प्यार और गुस्से को काटकर अलग कर दिया। तूने खुद को एक पत्थर बना लिया है। और भले ही मैं लालची हूं, जालिम हूं, लेकिन मैं जिंदा हूं। मेरे अंदर खून दौड़ता है। मैं चाहता हूं कि दुनिया मेरे सामने झुके। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों को पाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो मेरे मन में आए वही इस दुनिया का कानून हो। इसे कहते हैं असली डीमन। मैं तेरा मन का शैतान नहीं हूं, मैं हूं ये दिंगतियान। और एक ऐसी खौफनाक विल पावर पैदा हुई जिसने उस सिस्टम के फॉर्मेट होने वाले प्रोसेस को वहीं का वहीं रोक दिया। उसकी खाली और बेजान आंखों में पहली बार एक डर और हलचल दिखी। ये बेकार की लड़ाई है। मेरे नियमों के आगे तुम्हारी इच्छा शक्ति कुछ नहीं कर सकती। इसके भद्दे में गए तेरे वो कचरा नियम। मैंने अचानक एक बहुत ही पागलपन और खौफनाक फैसला लिया। मेरा शरीर हिल नहीं सकता था, लेकिन मैं अपने शरीर में मौजूद उस क्यों सुप्रीम बोन को तो काबू कर सकता था, जो अभी पूरी तरह से जुड्डी भी नहीं थी। तुझे ये सिस्टम चाहिए ना? तुझे ये स्वर्ग की ताकत चाहिए ना? तो ले, ये सब तेरा हुआ। तो मेरी आत्मा की गहराई से एक पागलों वाली दहाड़ गूंजी। मैंने अपनी ही उस कैओस सुप्रीम बोन को अंदर ही अंदर बम की तरह टोनेट। और इतना ही नहीं, मैंने वो स्वर्ग की ताकत जो मैंने अभी निगली थी उसे भी आग लगा दी। और इससे भी आगे बढ़कर मैंने अपनी सोल को एक नुकीली तलवार में बदला और सीधे उस सिस्टम कोर में घोंप दिया। आजा, हम सब एक साथ मरेंगे। उस खाली और सफेद दुनिया में एक ऐसा खौफनाक धमाका हुआ जो यूनिवर्स बिग बैंग से भी ज्यादा भयानक था। एक ऐसा पागल इंसान जिसके पास सॉवरेन लेवल की ताकत थी। वो स्वर्ग की ताकत और सिस्टम के दिल के साथ बिल्कुल जीरो डिस्टेंस पर खुद को उड़ढ़ा चुका था। आखिरकार उस असली डेमन वेनरेबल का चेहरा पीला पटीडीएच गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका ही कांटा हुआ वो जिद का टुकड़ा इतना खूंखार और पागल हो सकता है। वो खुद को मिटाने को तैयार था, लेकिन उसे गुलाम बनना मंजूर नहीं था। उस खौफनाक ऊर्जा के तूफान ने हम सबको निगल लिया। वहां कोई आवाज नहीं थी, क्योंकि आवाज पैदा करने वाला माहौल ही जलकर खाक हो चुका था। वहां सिर्फ रोशनी थी, एक ऐसी भयानक रोशनी जो सब कुछ मिटा सकती थी। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया, शायद 1 सेकंड या शायद लाखों साल। जब वो रोशनी हटी तो उस खाली जगह पर एक छोटा सा ब्लैक डॉट पैदा हुआ। वो बिंदु धीरे धीरे रेंगता हुआ जुड़ने लगा और आखिरकार उसने एक इंसान का रूप ले लिया। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मेरे माथे पर अब खून जैसे लाल रंग का एक पेड टू ट्री वेन वाला निशान बन चुका था। ये वो निशान था जो उस सिस्टम के दिल के फटने के बाद मेरे अंदर हमेशा के लिए छप गया था। मैंने नीचे देखा और अपने हाथों को घूर कर हंसा। मैं अभी भी जिंदा हूं उस महाधमाके में। वो मेन बॉडी जिसके अंदर कोई जज्बात नहीं थे, सिर्फ लॉजिक था, वो मरने से डर गया था। वो पीछे हट गया। और मैं जो एक पागल और जिद से भरा हुआ शैतान था, जो मौत से जरा भी नहीं डरा, मैंने उल्टे उसकी उस फटी हुई आत्मा को ही निगल लिया। फैसला हो चुका था। आज के बाद इस दुनिया में ना कोई पुराना डेमन वेनरेबल बचा था और ना ही कोई डेस्टिनी सिस्टम। अब सिर्फ एक ही नाम था, ये डिंगतियान। मैंने अपने दिमाग में बहुत ही शांति से आवाज लगाई। सिस्टम एकदम सन्नाटा था। वो ठंडी मशीनी आवाज अब मुझे कभी जवाब नहीं देने वाली थी, लेकिन मैं साफ साफ महसूस कर सकता था कि सिस्टम की ताकतें खत्म नहीं हुई थीं। वो अब मेरे शरीर और मेरे खून में हमेशा के लिए बस चुकी थीं। मेरी आंखें कर्मा को देख सकती थीं, मेरे हाथ हर चीज को प्लंडर सकते थे। मैं खुद ही सिस्टम बन चुका था। मैंने बस अपना हाथ हल्का सा हिलाया और मैंने उन सारे नियमों को काबू में करके इस दुनिया को पलट कर रख दिया। उसी वक्त ऊपर की दुनिया के स्वेलोइंग हेवन डेमन कोर्ट में खौफनाक तबाही मची थी। स्वर्ग टूट चुका था, सारे नियम पागल हो चुके थे। आसमान में अनगिनत खौफनाक दरारें पद्दियत चुकी थीं। बाकी बचे हुए संप्रदायों के लोग अब हमला करने के लिए तैयार खाड़ीडे ढीढे थे। ल्यूमेंगिया उस मलबे पर खड़ी थी और वो आसमान के उस बहुत बड़े ब्लैक होल को देखकर पूरी तरह टूट चुकी थी। मुझे गायब हुए पूरे 300 साल बीत चुके थे। सुर्रुशु खून से सनी हुई थी। वो उस महल के दरवाजे पर किसी चट्टान की तरह खड़ी थी। उसके पैरों के नीचे ट्रेटर्स की लाशों का पहाड़ लगा था। उसकी आंखों में एक पागलपन चमक रहा था। चुप हो जाओ, मास्टर कभी नहीं मर सकते। वो अजय हैं। जो भी एक कदम आगे बढ़ाएगा
मैं उसे जान से मार दूंगी। ठीक उसी पल आसमान के उस बहुत बड़े ब्लैक होल में से एक पैर बाहर निकला। सिर्फ वो एक कदम जमीन पर पड़े और वो टूटती हुई दुनिया एक ही झटके में पूरी तरह से मजबूत हो गई। वो खौफनाक और पागल नियम एक ही पल में एकदम शांत हो गए। वहां लड्डी अच रहे करोधो कल्टीवेटर्स, चाहे उनकी ताकत कितनी भी बड्ढी क्यों ना हो, चाहे वो कहीं भी छिपे क्यों ना हो, वो सब एक ही झटके में उस पैर की दिशा में घुटनों के बल गिर पड़े। ये किसी खौफ की वजह से नहीं था, ये तो अस्तित्व का लाइफ लेवल सप्रेशन था जो उन्हें झुकने पर मजबूर कर रहा था। मैंने अपनी नजरें नीची दुनिया पर डाली और बहुत ही हल्की आवाज में 3 शब्द कहे, मैं आ गया। पौन ये 3 शब्द बहुत हल्के थे, लेकिन ये भगवान के सबसे बड़े आदेश की तरह पूरी दुनिया के हर एक कोने में गूंज उठे। राक्षसों के भगवान की वापसी का स्वागत है, वेलकम डीमन लॉर्ड। सुरुशु वो पहली इंसान थी जो समझ गई थी। उसने अपना खंजर फेंक दिया और घुटनों के बल बैठकर पागलों की तरह रोने लगी। ये खुशी के आंसू थे। लियू मेंग्याओ, होली मेडेन और उस डेमन कोर्ट के क्रोधों सिपाही एक साथ चिल्ला उठे। उनकी आवाजों से आसमान गूंज गया। मैं बहुत ही आराम से हवा से नीचे उतरा और अपने उस सिंहासन पर बैठ गया। मैंने उन घुटनों के बल बैठे लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने बस अपना हाथ उठाया और इस टूटी हुई दुनिया की तरफ इशारा करके कहा, ठीक हो रिस्टोर। फिफ्थ मेरी जबान से निकला हुआ शब्द ही अब इस लॉ फॉलोज द वर्ड। जो पहाड़ गिर गए थे वो वापस उठ गए। जो नदियां सूख गई थीं वो फिर से बहने लगीं। जो पेड़ डैच पौधे जल गए थे वो फिर से हरे हो गए। यहां तक कि इस दुनिया के नए नियम भी सिर्फ मेरे एक ख्याल से दोबारा बन गए। लेकिन इस बार ये नया नियम सिर्फ एक ही था, कमजोरों का शिकार और ताकतवर ही भगवान है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, विक्टर इज किंग। ये सब करने के बाद मैं अपने उस सिंहासन पर पीछे की तरफ टिका। मेरी नजरें जैसे स्पेस के अनगिनत पर्दों को चीरती हुई और डायमेंशंस की दीवारों को पार करती हुई सीधा उस स्क्रीन पर बैठी जहां तुम मुझे देख रहे हो। हाँ, मैं तुम्हें ही देख रहा हूं। मेरी आंखों में एक बहुत ही शैतानी और मजाकिया चमक आई। मैंने हवा में अपना वाइन का गिलास उठाया और तुम्हारे नाम का टोस्ट किया। सारे मुख्य प्रोटैगनिस्ट मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। ये कहानी यहां खत्म होती है।